कमजोरी के साथ बाजार में होता कारोबार दिन के निचले स्तरों की तरफ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बचा है आखिरी 1.5 घंटा। आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेगा दबाव? कैसा रहेगा आज का ट्रेड और कहाँ होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल का एक्शन किस तरह का रहेगा, इस पर करेंगे फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नजर रखिए बाजार की स्क्रीन पर। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन सुबह चुस्ती वाला और उसके बाद आई है बड़ी गिरावट, और दोनों एक्शन में अनिल जी आपको बताएंगे कि इस समय बाजार में क्या करना है। एक एक्शन तो ऑलरेडी बाजार पर आ चुका है सर, स्पेशली वो लो फ्लोट वाले पीएसयू शेयर्स पर। उस पर भी कुछ आपसे बात करनी है, थोड़ा सोशल मीडिया पर और बाकी फीडबैक जो हमें आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही हैं। पहले बड़ी बातें बताओ। पहले बड़ी बातें बताएं। बिल्कुल, बड़ी बातें यही है, दीप की मजबूत शुरुआत के बाद ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखे बाजार। जैसा कि हम लगातार 3 दिनों से कह रहे हैं, 19,850, 19,900, 850 के आसपास वो रेंज है जहां पर बाजार हल्के होते हैं। आज भी होते दिखे 100 अंकों के नुकसान के साथ 19,700 के करीब है। बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करता दिखा है 450 अंकों के नुकसान के साथ, और 450 अंक नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा। ऑपरेशन फर्जी बुल रन में बताए गए लगभग सारे शेयर लुढ़के हुए हैं, और जो लॉस मेकिंग पीएसयू स्टॉक्स हैं वो निचले सर्किट पर ट्रेड करते दिखे हैं। फार्मा को छोड़कर सारे सेक्टर्स में आज दबाव है, और अब तक बहुत तेजी से मजबूती के साथ टिके रहने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इंडेक्स भी आज लाल निशान में। मिड कैप इंडेक्स 5% नीचे है। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, हल्की नरमी के साथ 35 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स में 50 पॉइंट की कमजोरी है। यूरोप के बाजारों में 1/4% की गिरावट इस वक्त आपको नजर आएगी। ये है बाजार का अब तक का हाल। चलिए, तो ये तो रहा बाजार का हाल। हाँ जी, एक बार पहले बाजार पर आपकी राय लेनी है और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिस पर आपका व्यू भी लेना है। इनफैक्ट कुछ फीडबैक आ रहा है सर, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई सारे लोग हैं, कई सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा हमने उठाया है इस ऑपरेशन फर्जी बुल रन में। किस तरह से इन लो फ्लोट वाले स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्राइस एक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इवेंचुअली फिर कुछ भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें अटक जाते हैं। तो इम्पैक्ट तो बड़ा आ गया जब से हमने ये किया। ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, बट कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं सर, और एक दो ट्वीट मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वाले भी देखे। आज का मैं तो आज पढ़ ही नहीं पाया, ट्वीट देख ही नहीं पाया। आप तो बिजी शो था, चीजों में चल रहा था, शो के लाइनअप्स वगैरह में लगे। तो अच्छा बताइए, आप क्या क्या फीडबैक आया? तो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है। आज की बाजार की गिरावट कह रहे हैं कि जब आपने ये खुलासा किया उसके बाद बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है, और ये बाजार जो आज गिरा है वो आपने गिरा है। और यही नहीं, इतना भी कहते तो चलो ठीक है, एक सेंटिमेंट का इंपैक्ट आता है, बट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार यहाँ से 5% गिर सकता है आपकी वजह से। इस खबर से 5%। मैं भाई हूँ 5% गिरेगा। पहली चीज तो दीप ये कि जो ऐसा कहते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, नादान है। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, ना आपको होनी चाहिए कि कोई हमारे बोलने से बाजार घट जाएगा या हमारे कुछ करने से घट जाएगा। इजराइल हमास से नहीं घटता ये बाजार इतना मजबूत है, तो किसी एक ऑपरेशन फर्जी बुल रन के आधे घंटे के शो से कैसे घट सकता है? ये सोच ही मतलब गलत है एक्चुअली। ये बाजार कोई ऐसा छोटा मोटा बाजार नहीं है। 50 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, FIs का इतना पैसा लगा हुआ है, कैसे कर जाए? सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे है, हल्का फुल्का मुनाफा वसूली 3 दिन में, कभी भी 3 में से 2 दिन में बिना किसी वजह से भी आपके आखिरी 1 घंटे में घटे। फर्क इतना है कि आप दोपहर में नहीं घट के सुबह घट गए, फर्क। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि पहली चीज़ ये है कि किसी तरह की इस तरह की आप गलतफहमी बिल्कुल भी ना रखें। नहीं कोई 5% घटने वाली बात है। 5% अगर यहाँ से मार्केट घटेगा तो मेरी बहुत साफ क्लियर कट 5% छोटी 3% पर भी साफ रहा है पैसा आपको लगाना है, क्लियर कट रहा है। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वहाँ पे आपको पैसा लगाना है। सो इसलिए ये सब बकवास बातें हैं कि कोई ऑपरेशन बुल रन की वजह से मार्केट घट गया है या 5% है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसे डर बनाया जाए ना, सवाल ही मतलब ही नहीं है इसकी। और मैं बता रहा हूँ, ये छोड़िए, इजराइल हमास की वजह से भी 5% घटने की दूर दूर तक संभावना नहीं। ये ऑपरेशन फर्जी बुल रन तो बहुत छोटी चीज़ है इसके सामने। और ये तो गिनती के कुछ 8-10 सरकारी कंपनियों के, जो वो भी कौन सी सरकारी कंपनियां जो लॉस मेकिंग है, उन पर है। पूरी सरकारी कंपनियों पर भी नहीं है। न सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट पे है, न सरकार पे है, न मार्केट पे है। अगर मार्केट में इतनी ही ताकत है, इतनी छोटी सी 10 सरकारी कंपनियों में, 5 सरकारी कंपनियों में जो लॉस मेकिंग है, जीरो रेवेन्यू है, कई सालों से कमाया नहीं है, अगर उन पर किसी स्टोरी से अगर मार्केट ऐसे घट जाए और 5% घट जाए तो फिर ये मार्केट ही क्या है? वो भी बात सही है सर। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं अपनी सोच को ठीक करें।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ठीक, आपको एक और सोच भी करानी है इसी से रिलेशन में। एक और मैं चीज पढ़ रहा था, लोग कह भी रहे हैं कि इसकी वजह से किसी ग्रुप के शेयर पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, या वहां पर भी आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव आपको ऐसा होते हुए दिख सकता ना किसी ग्रुप से क्या लेना देना है इसमें, न ग्रुप से लेना देना है, न सरकार से लेना देना है, न किसी से लेना देना है। ये किसी ग्रुप पर स्टोरी है ही नहीं दीप। मैं सारे लोगों को ये कहूँगा, भाव देखकर डिसाइड न करें कि स्टोरी क्या थी। पूरा आधा घंटे का शो देखें, यूट्यूब पर पड़ा है, हमारे ट्विटर हैंडल पे पड़ा है, सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। पहले ढंग से उसको सुने, देखें, समझे, और फिर आपको समझ में आएगा कि शो क्या है। तब आप डिसाइड करिए कि आपके पास कौन से शेयर हैं, कौन से शेयर में क्या एक्शन लेना है। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक चीज़ पर जी। पहला, वो सरकारी कंपनी जो लॉस मेकिंग है। दूसरा, उस लॉस मेकिंग सरकारी कंपनी में फ्री फ्लोट बहुत कम है, और उस फ्री फ्लोट में अगर आप थोड़ा सा पैसा डालते हैं तो वो शेयरों को आप प्राइसेस को ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें न उस सरकारी कंपनी पर सवाल है क्योंकि इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं, न उस सरकारी कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल है क्योंकि मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं, न सरकार पर कोई सवाल है क्योंकि सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये मार्केट के कुछ लोग मिलकर डिसाइड कर ले कि इनका पूरा फ्री फ्लोटिंग स्टॉक हम सक कर लेंगे, लिक्विडिटी कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, शेयरों की सप्लाई आएगी नहीं, फिर जो मर्जी आए भाव कर ले। बिल्कुल, बस ये है। सो इसलिए न किसी ग्रुप पर है, न सरकार पे, न सरकारी कंपनियों पर है, सिर्फ इन सरकारी कंपनियों के शेयरों में चल रहे मैनिपुलेशन पे जो हमने आपके सामने रखा। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग नाराज हैं, ये कह रहे हैं कि आपने एक्सपायरी के दिन क्यों करा? कौन सी एक्सपायरी? आज वो अच्छा, एक्सपायरी के दिन आज मतलब दिन क्यों करा? तो रोज एक्सपायरी होती है, सैटरडे संडे करें। मंडे से फ्राइडे, आजकल तो हर रोज एक्सपायरी, किसी दिन वीकली है, किसी दिन मंथली है। देखिए, पहली चीज़ तो ये इस तरह की शोज़ को ये देख के नहीं की जा सके कि सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर में करना है, रात को करना है, एक्सपायरी के दिन करना है, उस दिन करना है। और पहली चीज़, अगर एक्सपायरी है तो भी मुझे बताओ कौन से सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है जो एक्सपायरी, जिसकी वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है। उनके तो कोई फ्यूचर्स भी ट्रेड नहीं होते हैं। ले दे के 7-8 कंपनियां जो कोई भी उनमें से जिन कंपनियों पर है, उनमें से एक भी कंपनी किसी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, तो एक्सपायरी से क्या लेना देना है? जो हमने हाईलाइट करे हैं उनमें से तो एक भी मतलब जिन कंपनियों पे है तो अरे मतलब सोच समझो तो सही भाई, कुछ कोई कमेंट करने के पहले इनका कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक एक्सपायरी से। तो इसलिए देखो, किसी की सोच पे आप क्या लगाम लगाओगे। सरकारी कंपनियों का ना इंडेक्स है, न ट्रेड होता है, न उसकी फ्यूचर की उसकी मंथली वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की है या फ्यूचर्स की, कुछ ऐसा है ही नहीं है। कोई दूर दूर तक लेना नहीं, और एक भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। ये वाले तो तो फिर क्या है, कहाँ आएगा? ठीक है कि जो सोचे क्या कर सकते हैं। एक आपत्ति ये भी लोगों ने जताई है सर कि आप ये एक्सपोजे आज क्यों कर रहे हैं, ये ऑपरेशन फर्जी बुल रन आज क्यों सामने लेकर आए? वैसे ब्रॉडर बुल मार्केट रन आपका कोविड के बाद से चल रहा है। सवाल आप दिए बड़े इंटरेस्टिंग वाला है सर, बहुत सारे कमेंट्स देखे, हमारी सोशल मीडिया टीम भी दिखा रही है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छा, मैंने देखे नहीं तो मैं 2-4 के जवाब भी दे देता। तो क्या सवाल क्या बता? ये है कि वैसे तो बुल रन काफी टाइम से चल रहा है, 6 महीने से तो हम भी मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो फिर आज ये लाने की क्या जरूरत है? तो कब लाना था? शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं उसका कि देखिए कि कौन सा जिसने स्टोरी भी हो जाए, किसी पर इम्पैक्ट भी नहीं आए, ना आप पे आए, ना हम पे आए, ना किसी मार्केट पे आए, ना किसी स्टॉक पे आए, ऐसा नहीं होता। देखिए आज क्यों, उसका मैं जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो कि इस तरह की तेजी या इस तरह के बुल पहले दिन कोई स्टॉक ऊपर का सर्किट मार दे, आप इस तरह की स्टोरी नहीं करते, पैटर्न बनते हैं। नज़र में कहाँ से आए मैं बताता हूँ। पिछले 2-3 महीनों से इन शेयरों में बड़ी तेजी बन रही थी। कई बार अपने को लगता है तेजी का बुल रन चल रहा है, हम खुद कहते थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी है, जल्दी से छोड़िएगा मत, बाकी सब छोड़िए। मैं 125 रुपये 150 रुपये से मझगांव डॉक कितना रिकमेंड कर रहा हूँ, और 1000 में भी बोला है, 1200 में, 1500, 1800 हर भाव में बोला रखो। हम नहीं बोला क्योंकि कंपनी में दिखता है दम है, 10 साल का धंधा है, प्रॉफिट मेकिंग है। ऐसी कई सारी सरकारी कंपनियों में हम बहुत बुलिश रहे, राइट। रेलवे कंपनियों पर कितने हम बुलिश रहे, लेकिन कोई तेजी किसी अच्छे स्टॉक में बन रही है, उसका एक अलग रीजन होता है। लॉस मेकिंग बिजनेस जिसका बंद है उसमें बन रही है, तो कभी एक आध दिन सर्किट कुछ खबर से लग जाता कर। सो ये सारे पैटर्न एक दिन में नहीं बनते। ट्रू, ये पैटर्न बनने में वक्त लगता है। और ये पैटर्न बनते हैं, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद कई बार रेगुलेटर भी एक्शन में आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि पहली दिन थोड़ी आप जाके किसी पे ऑर्डर निकाल दोगे, या पहली दिन थोड़ी स्टोरी कर दोगे अरे ये लॉस मेकिंग कंपनी आज 5% ऊपर क्यों है, ऐसा करेंगे तो हम लोग ही बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसी स्टोरी होती है। सो ये चीज़ें बनने में वक्त लगता है, देखना पड़ता है। फिर एक एक स्टॉक में जाके एक स्टॉक की कहानी है या कुछ अलग पूरी स्टोरी ऐसी बन रही है
किस तरह से बन रही है, कारण क्या हो सकते हैं, उसके फंडामेंटल जाके देखने पड़ते हैं। कोई ऐसा तो है, फॉर एग्जांपल कोई बंद पड़ी सी कंपनी है और उसका कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए कि कंपनी फिर से चलने वाली है, तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई MTNL टाइप की कंपनी हो और अचानक से ऐलान आ जाए कि इसकी ये लैंड बिकने वाली है, इतना कैश आ जाएगा, तो चल भी सकता है। तो आप ऐसे एक दिन में ऐसे शो नहीं बना सकते। ऐसे शो बनाने में, इसमें रिसर्च करने में, एक एक स्टॉक में हमने कई सारे स्टॉक में रिसर्च की, तब जाके ये इतने निकल के आए। एग्जैक्टली सारे के सारे नहीं आ गए इसमें फिट हो गए कि हर स्टॉक डाल दो। तो इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि आज क्यों किया, तो ऐसे तो पोल तो नहीं करवा सकता ना ट्विटर पे कि भाई कब करना बताइए। ये तो जब पैटर्न बनेगा, रिसर्च होगी, सामने आएगा, तब करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, उसमें क्या है। कुछ लोगों ने ये भी आपत्ति जताई है और एक्चुअली एक पॉइंट निकल कर आया, कुछ कमेंट्स में भी पढ़ रहा था कि इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं, एक दो कंपनीज हैं जो हमारे कवरेज पर भी रही हैं, कुछ समय पहले हमारे भी रेडार पर थी, एक दो स्टॉक्स के बारे में हमने भी बात करी थी। अब आप जी आप आकर उन स्टॉक्स के बारे में ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो फ्री फ्लोट मैनिपुलेशन बात क्या की, रिकमेंड भी किए हुए। हाँ किए तो किए, उसमें क्या है। अब मैं बताता हूँ क्यों। हिंदुस्तान में ऐसी 50 कंपनियां आपको मिलेगी जो किसी ज़माने में सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा थी। आज वो कंपनियां भी नहीं है। कई सारे प्रोमोटर्स, कई सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस, ग्रुप ऐसे माने जाते थे कि हिंदुस्तान का हर बिजनेस यही करेंगे। आज उनका नामो निशान नहीं है। वक्त के साथ कई सारी कंपनियां अच्छी होती है, वक्त के साथ कई सारी कंपनियां खराब हो जाती है। कई खराब कंपनियां वक्त के साथ वापस सुधर कर बढ़िया भी हो जाती है। आपको जब पता चले कि क्या सही है क्या गलत, तब आपको करना चाहिए। तो इसके अगर समझो कोई चैनल पे या कोई मैंने या किसी XYZ ने कोई स्टॉक रिकमेंड किया आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2021 में, 2020 में, मुझे मालूम है MMTC की आप बात करेंगे जहाँ 55 रुपये में रिकमेंड हुआ था। उसके बाद क्या भाव हुआ, कितनी बार मौका मिला, वो छोड़ दीजिए, हम उसमें भी। लेकिन अगर कोई एक शेयर रिकमेंड हुआ, उसके चक्कर में अगर 10 शेयर कोई खराब और सामने समझ में आ रहे हैं, तो हम ना बोलें, ये तो उल्टा डबल हम गलती करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। तो अगर कई चीजें, और हर स्टॉक एक जमाने में ये सारे स्टॉक्स ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप हुआ करते थे। उस समय सरकारी कंपनियों का राज था, यही बिजनेस करते थे। धीरे धीरे स्कूटर सब बनाने लगे, स्कूटर इंडिया के अलावा। करेक्ट। सो वक्त के साथ चीजें बदलती है, फंडामेंटल बदलते हैं। स्टोरी के क्रक्स में जाइए। स्टोरी क्या है? लॉस मेकिंग कंपनियां, सरकारी कंपनियां, कम फ्लोटिंग स्टॉक, भाव थोड़े से शेयर खरीदो, बढ़ाओ, इस पे फोकस किया। ये रिकमेंड हो गया। अगर इस तरह से सोचते बैठेंगे, कभी हर स्टॉक अच्छा या खराब, कभी न कभी किसी न किसी एक्सपर्ट ने या किसी न किसी टीम मेंबर ने या कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल पे, किसी न किसी अखबार में रिकमेंड हुआ ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो खराब हो तो हम आपको ना बताएं तो अच्छा 10 साल पहले ये स्टॉक रिकमेंड हुआ था, अभी क्या कैसे करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ हमें समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बताएंगे। तो इसमें कोई वो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है दीप, जिसको गलत देखना है, गलत सोचना है, सिर्फ गलत करना, तो वो कहीं भी करेगा। वो उसको आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है। हम हमारी कोशिश से जितना अच्छा जो कर सकते हैं, जहाँ हमें ठीक लगता है। हमारा पर्पस सिर्फ एक सिंपल है। मैं आपको फिर से एक बार ठोक के बोल दूँ, न हम सरकार के अगेंस्ट हैं, न सरकारी कंपनियों के अगेंस्ट हैं, न सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट के अगेंस्ट हैं। और मैं कल जितना सरकारी कंपनियों पर बुलिश था, उतना ही आज भी और उतना ही कल भी रहूँगा। और हो सकता है आज कल परसों में कभी भी और सरकारी कंपनियों में मेरी रिकमेंडेशन भी आए जो बहुत मजबूत फंडामेंटल वाली। मेरा सिंपल फॉर्मूला यही है, सिंपल कहना है कि जिन सरकारी कंपनियों में फ्री फ्लोट, सिर्फ फ्री फ्लोट की वजह से लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियों में अनाप शनाप तेजी हो रही है, वहाँ सावधान रहिए। अगर आपके पास कोई मझगांव डॉक है, आपके पास कोई HAL है, आपके पास कोई SBI है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, और खरीदिए। मैं कह रहा हूँ और खरीदिए। सो आपको फर्क समझना जरूरी है कि स्टोरी किस चीज़ पे। सारी सरकारी कंपनियों को एक साथ भेड़ चाल में मत बांध लीजिए। एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ बेस्ट सरकारी कंपनियां कई सारी हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और ये आज के इसमें माहौल में 5-10% कोई सरकारी अच्छी कंपनी घट जाए तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में ही रखनी है। तो एक दिन में कोई हमारी इतनी जो अच्छी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन वो नहीं बदलती। सो जनरलाइज मत कीजिए। पहले स्टोरी देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, रिएक्शन करने के पहले समझिए। आपके भले के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के भले के लिए है। आप फंसे ना खराब शेयरों में, इसके लिए पूरा पर्पस ये। एब्सोल्युटली। अब छोड़ो, और भी सवाल है ऐसा कितना कहाँ से दीप ढूंढ के लाए आप? अरे सर सोशल मीडिया अरे ट्रेंड हो रहा है सर हमारा। ये देखो सब लोग फुर्सत में, हम थोड़ी फुर्सत में। चलो मार्केट शुरू करो। एक चीज मैं बस हाईलाइट कर रहा था, सवाल नहीं है, सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आपने ये शो मिस कर दिया हो दोपहर में जब हमने कवरेज करी, अभी अनिल जी ने आपको एक क्विक रिकैप दे दिया है।
अगर आपको फिर से पूरा शो देखना है, हमारे एक तो सारे नहीं, देखना ही चाहिए, देखना भी चाहिए, और स्पेशली जो भी आदमी वो नेगेटिव ट्वीट कर रहा है, हाँ वो तो डेफिनेटली वो एक बार शो पूरा अच्छे से देख ले, उसके बाद भी आपकी राय। देखो, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है, यस, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको जो ठीक लगे आप कहिए, बिल्कुल कहिए। जाके देखिए, शाम 7 बजे रिपीट टेलीकास्ट आपके लिए आने वाला है 6:56 पर। यही चैनल है जी बिजनेस, जहां पर आपको ये देखना है और पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या फर्जीवाड़ा है जो हम इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, ये तो रही ऑपरेशन फर्जी बुलरन की बात और इस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। आइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, इवेंट्स कौन से जाने, एक बार बता देते हैं जल्दी से कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपा। इवेंट्स के लिहाज से निफ्टी से बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, LTIM और विप्रो के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से 6 कंपनियां हैं, ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंट, पॉलीकैब के नंबर्स अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। एस्ट्रो लिमिटेड, OFSS और बंधन बैंक के भी नंबर्स आएंगे। IIFL फाइनेंस है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है और दोपहर 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। यूरोप के लिहाज से सितंबर महीने का CPI डेटा और US के परस्पेक्टिव से हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा उनका भी आता हुआ दिखेगा। कल के दिन में निफ्टी से 4 कंपनियां HUL, ITC, नेस्ले और अल्ट्राटेक सीमेंट अपने नतीजे घोषित करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। चुनिंदा नाम कोफोर्ज, हैवेल्स, एम्फेसिस, वोल्टा जैसी कंपनियां हैं। नेस्ले यहां पर अंतरिम डिविडेंड के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करेगी, तो नतीजे अंतरिम डिविडेंड और शेयर विभाजन। सागर सीमेंट्स यहां पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ AVH रिसोर्सेज इंडिया के साथ शेयर होल्डर अग्रीमेंट करने पर भी कंपनी का विचार होगा। हुडको का OFS रिटेल निवेशकों के लिए कल के दिन से खुल जाएगा। साथ ही सैटिन क्रेडिट नेटवर्क और ग्लोबल सर्विसेज फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेंगी। सामी होटल्स 50% इनका एंकर लॉक इन भी खत्म होता हुआ दिखेगा। TCS अंतरिम डिविडेंड एक्स डेट होगा। साथ ही भारत बनाम बांग्लादेश इनका मैच भी कल होने वाला है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब भी इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। अंत में शुक्रवार यहाँ पर JSW स्टील नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से अतुल लिमिटेड, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, लॉरस लैब और जी एंटरटेनमेंट के भी नंबर्स आएंगे। JNK बैंक नतीजों के साथ साथ टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने पर फंड जुटाने पर भी कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर अभी भी है, लाइव आपके सामने एक्शन बन रहा है। इजराइल पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। थोड़ी देर पहले ही इजराइल में वो लैंड हुए थे और फिर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से वो मीटिंग भी कर रहे हैं। आइए और खबरें भी जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, कुछ नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें हेरिटेज फूड्स की, जहां पर मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय भी 816 करोड़ से बढ़कर लगभग 980 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन 4.9 पर बरकरार है। ABB यहाँ पर ग्लोबल, जो ABB ग्लोबल है, वहाँ पर उनका Q3 का अपडेट आया है, जिसमें अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफा लगभग अगर आप देखें $36 करोड़ से बढ़कर $88 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कामकाजी मुनाफे में भी लगभग $123 करोड़ से बढ़कर लगभग 139 के आसपास आते हुए दिखे हैं। शुगर स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। तेजस नेटवर्क यहाँ पर फाइबर कनेक्ट के साथ इन्होंने करार किया है। इटली में ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए करार करते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल तेलंगाना में 33 जिलों में 5G सर्विसेज जो है वो शुरू होती हुई दिखी है। जोमेटो यहाँ पर DIs ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIs ने हिस्सेदारी 9.9% से बढ़ाकर 13% कर दी है। FIs ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, 54.4% से बढ़ाकर 54.7 कर दी है। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर DIs ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 9.1% से बढ़ाकर 10.3 कर दी है। वहीं FIs ने हिस्सेदारी घटाई है, 25.5 से घटाकर 24.8 कर दी है। ड्रीमफोक सर्विसेज DIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है, 8.9% से घटाकर 6.1% कर दी है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पर भी DIs ने हिस्सेदारी घटाई है, 6.4% से घटाकर 5.8% के आसपास कर दिया। हालांकि FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 3.7% से बढ़ाकर 4.4% कर दी है। कमिंस यहाँ पर भी DIs ने हिस्सेदारी घटाई है, 24% से घटाकर 22% कर दिया है। डिक्सन टेक DIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, 24.6% से बढ़ाकर 27.4% कर दिया है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें PNB 24 लाख शेयर, L&T फाइनेंस 11 लाख, IRB इंफा 60 लाख और डेल्टा कॉप 10 लाख शेयरों के कई सौदे करते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे खबरों वाले शेयर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी है हमारे साथ तैयार। जय ठक्कर, सचिन जी और आशु मदान साहब का भी है स्वागत बिल्कुल। लेकिन पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुनारका के लिए।
नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 19,750 की पुट ऑप्शन लेंगे, 68 में मिल रही है। 19,750 की पुट ऑप्शन 68 में मिलेगी आपको। इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपको 39 रुपीज का, 39 रुपए का, और फर्स्ट टारगेट बनेंगे 95, और 95 के ऊपर बनेंगे 110 तक के। ये इन द मनी पुट है। डेटा काफी नेगेटिव बना है। कल भी इनफैक्ट हम लोग क्लोजिंग सेशन में यही डिस्कस कर रहे थे कि डेटा आज बैंक निफ्टी में नेगेटिव बन रहा है और ट्रिगर मिला आज फिर से सेलिंग आने के बाद डेटा नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि कल जो एक्सपायरी है ये एक्सपायरी 19,600 की तरफ हो सकती है। तो हम 19,750 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं 68 के आसपास। टारगेट 95 और उसके ऊपर निकलती है तो 110, स्टॉप लॉस 39। तो यह है आपके लिए निफ्टी पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय। 19,750 का पुट ऑप्शन कल की एक्सपायरी का आपको खरीद कर चलना है। फिलहाल 70 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा बाजार में आप प्रेशर भी बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट बाजार की अगर आप मूवमेंट की बात करें तो इस समय फ्रेश प्रेशर आ रहा है पॉलीकैब नंबर्स के बाद। एक बार इसके चार्ट का चेक कर लें। नंबर्स पर हम बात नहीं कर पाए थे। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार पॉलीकैब देखें, नंबर्स के बाद एक शार्प फॉल आया है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2% नीचे पॉलीकैब सर। नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ी जो अभी कट है ये और थोड़ा गहरा हो सकता है और उसमें 5200 का लेवल भी स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। तो मेरी राय फिलहाल स्टॉक से दूर रहने की वेट एंड वॉच करते हैं। अगर आज इसकी बंदी जो है वो 5450 के नीचे होती है तो मुझे लगता है कमजोरी और गहराएगी और एक बार के लिए आपको 5200 का लेवल भी देखने को मिलेगा। 5200 तक जा सकता है पॉलीकैब, इस पर रखिएगा नजर। आज बड़ा कट आया है बजाज फाइनेंस में भी। कल नंबर्स के आने के बाद इस पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। सचिन जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा बजाज फाइनेंस का चार्ट भी देख लें। डेज लो पर है, 2.5% नीचे इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली जिस तरीके से पोस्ट अनाउंसमेंट एक रिएक्शन मिल रहा है, मुझे लग रहा है काफी दिनों से एक इंटरमीडिएट करेक्शन यहाँ पर ड्यू था। वो करेक्शन कहीं जाकर 7800 के आसपास मुझे लग रहा है स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, बट डिक्लाइंस काफी हेल्दी है। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ एरिया हिट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 7860 7850 एक आइडियल जोन होगा जहाँ पर ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 7800 पे लगाने हैं आपको क्लोजिंग बेसिस पे, एंड वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 8100 8150 लेवल्स के लिए। बजाज फाइनेंस पर राय सचिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है FII पिक का। जी हाँ, फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया दे रहे हैं आपको SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब। आज के लिए जो हम पिक लेके आए हैं वो है इरकॉन। ये एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मुझे लग रहा है कि पिछले 6-7 महीने से जो रेलवे स्टॉक में एक अच्छा हमने मोमेंटम देखा है वो आने वाले कम से कम 1-1.5 साल तक और चलेगा। और ये एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट बन गया है रेलवे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है। तो जो हिसाब से मोमेंटम ये सारे स्टॉक्स में डेली वीकली मंथली चार्ट्स को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम एक नई चाल चालू हो रही है, नई एक रैली स्टार्ट हो रही है। तो जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से मुझे लग रहा है 135 रुपए के स्टॉप लॉस से इरकॉन में हम कम से कम 220 से लेके 250 के टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल सुदीप शाह साहब की पसंद का ये है आपके लिए शेयर। ओके, इस बीच इजराइल और हमास को लेकर कुछ खबरें आती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब पहुंच चुके हैं इजराइल और वहां से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं जो नीचे हम आपके लिए चला रहे हैं। तो जरा नजर एक आंख वहां पर भी रखिए। जो ताज़ा तस्वीरें आप वहां देख रहे हैं ये गले मिलते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब के साथ जो बाइडेन साहब, और उनका ये कहना है जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हमास ने इजराइल के लोगों की हत्या की है और हमास के साथ इस लड़ाई में हम इजराइल के साथ हैं। मतलब हमास के साथ लड़ाई, हमास के विरुद्ध लड़ाई में, थोड़ा इसको अच्छे से लिखिए नहीं तो ऐसा लग रहा है हमास के साथ है। इस लड़ाई में इजराइल के साथ है और हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। ये जो बाइडेन साहब का कहना है कि फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। हमास आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन नहीं है, फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ नहीं है लेकिन हमास के खिलाफ है। ये खबरें इस वक्त आती दिख रही है और भी बहुत सारी खबरें जो आएंगी हम आपको
समय समय पर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इजराइल से आती हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहाँ पहुँचते हुए दिख रहे हैं। आइए हम भी पहुँचते हैं आगे, और अगर आशु जी से भी एक बार पूछ लें उनकी तरफ से कोई मार्केट पर व्यू, और साथ ही साथ अगर कोई कॉल्स है, स्प्रेड है, बताएं सर। अनिल जी, व्यू परसों एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपसे हो रही थी, पर उससे पहले अनिल जी मैं आपको अभी जो आप दीप के ट्वीट्स का आंसर कर रहे थे, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। अनिल जी, आपने कहा कि हमास और इजराइल की लड़ाई से मार्केट 5% नहीं घटा, तो मतलब हमारी बात से कैसे घट सकता है? तो अनिल जी, मतलब आप अपने को अंडर प्ले कर रहे हैं या अपनी पॉपुलैरिटी को अंडर प्ले कर रहे हैं, या आप मानने को तैयार नहीं? अनिल जी, आपकी बात का इफेक्ट, आपको ये मानना चाहिए कि आपकी बात का इफेक्ट वहाँ की वॉर से भी ज्यादा होता है। और दूसरी चीज अनिल जी, देखिए आपने जिस तरह से शो किया वो तो बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं आपने ना, मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्ट्रीट जो कॉन्शियस है ना लोगों की, झंझोड़ दी है कि क्या हम सारे, मतलब आपने तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के लिए किया, लेकिन लोगों को शायद लगा होगा कि कहीं ये सारी की सारे जो अपने स्टॉक्स है ना, पोर्टफोलियो इंट्रोस्पेक्शन करने लग गए कि क्या हमने सही स्टॉक्स ले रखे हैं या हमने बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया। तो अनिल जी देखिए, आपकी बात का इफेक्ट आप माने ना माने जरूर हुआ है मार्केट में। तो मेरा तो मानना ये है कि इजराइल हमास का हुआ ना हो, आपका इफेक्ट उससे ज्यादा बड़ा होता है। नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है और वो सरकारी कंपनी की है, तो न कल आपको डरने घबराने की जरूरत थी ना आज। मैं कल भी मजगांव डॉक पे जितना बुलिश था उतना ही आज है, उतना ही कल शायद भी रहूंगा। वो तो देखिए, अब अगर आपने ये शेयर लिए, अगर अब आपकी आंखें खुली है किसी की, आपकी मतलब किसी की खुली कि भाई हमने ये क्या ले लिया था, या फिर चलो हमें प्रॉफिट हो रहा, प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो डिसीजन उन लोगों का है जिनके पास शेयर है। और नेचुरली मुझे पता है, जो दीप आप इतने सवाल पूछे थे उनमें कई लोगों का दर्द भी होता है। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी खबर करते हैं जिसके वजह से शेयरों के दाम घटते, तो हमारी सहानुभूति भी है कि अगर किसी के दाम घटे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको सच बताना ही पड़ेगा ना। Exactly. अगर ये आज नहीं बताएंगे और 3 महीने बाद यहाँ से दाम और 3 गुने हो गए, तो तब ज्यादा नुकसान होगा या आज ज्यादा है? Correct. ये भी समझने की जरूरत है। तो जब जहाँ जैसे पता चले और जहाँ हम कर सके वहाँ करते हैं। अब इसमें किसी को बुरा लग सकता है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई न किसी का बुरा करने का इरादा है, न कोई मार्केट में गिराने का इरादा है। और मार्केट गिर रहा है तो अपनी वजह से, आप लोगों की वजह से गिर रहा है जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, अगर आपको लगता है आशु सर, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है, लोगों को जो आपने पॉइंट कहा वो एकदम परफेक्ट है, सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके पास अनाप शनाप वैल्यूएशन वाले कोई भी शेयर हैं, छोड़िए सरकारी हो गैर सरकारी जो भी हो, वो आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। जी सर। हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल। और अनिल जी, ये बुरा लगा, ये सब नहीं किया गया। अगर ऐसे हमारे कहने से बुरा लग जाए और बुरा लगने को इतना दिल पे लगा लें, तो अनिल जी इतने सालों से मेरी बातों का कितना बुरा लगता है, आप सोच सकते हैं कि कैसे मैनेज करना पड़ता है। अनिल जी जी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस बार ना कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि अनिल जी देखिए, सब ना मतलब पिछले 15 साल पहले जो होता था, 10 साल पहले होता था, 5 साल पहले होता था। इस बार अनिल जी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आप वो जो 89% कह सकते हैं ना ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस हुआ है, वहां मैं एक इग्नोरेंस या एक लैक ऑफ नॉलेज या एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग मान सकता हूं, लेकिन अनिल जी स्टॉक से रिलेटेड अब ना किसी को भी नहीं, अगर कोई भी ले रहा है और जिसको पता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है या ये मतलब एक री रेटिंग या उसकी होप में चल रहा है, तो अनिल जी सबका कॉन्शियस डिसीजन है। तो आज कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। जो पहले 5 साल पहले कुछ स्टोरी बन जाती थी कि इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर वो आ रहा है, इसके अंदर ये हो जाएगा, ये अपना लैंड बेच देगा, ये मतलब कुछ भी बनना, ये आईटी कंपनी शुरू कर रहा है। तो अनिल जी आज मुझे लगता है कि अब करंट टाइम में कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। सबने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके और ढंग से डिसीजन लिया और पैसे बहुत बनाए हैं, तो कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। बट ये सर, जो मैं कहता हूँ कि पैसा प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो पैसा घर जाएगा वही अपना होगा। सो अनिल जी, मार्केट में आपको ध्यान हो, मंडे ट्यूसडे हमने बात की, जब आपने कहा अभी तक घट क्यों नहीं रहा, अनिल जी घट गया क्योंकि ऑब्वियस ट्रेड नेगेटिव है। उसके बाद शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद 2 दिन आपको भुलाएगा, फिर 2 दिन मैंने आपको कहा अनिल जी वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी आ जाएगी, फिर घट जाएगा। तो और उसके लिए कहा था अनिल जी प्रोटेक्टिव पुट्स जरूर हाथ में होनी चाहिए। तो मैं भी बोलता हूँ अनिल जी, ट्रेड एक कल के लिए भी है, मेरा बियर स्प्रेड है निफ्टी के अंदर, और एक अनिल जी प्रोटेक्टिव पुट्स जरूर हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अनिल जी जितनी मार्केट में मंदी नहीं है, इंडिया मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लेवल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अली जी न्यूज फ्लो कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा कि कभी इग्नोर करेंगे और कभी कुछ और हो जाएगा। तो वो है, या तो आप ट्रेडिंग नहीं करिए, जो आप भी बिल्कुल बोल रहे हैं कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखिए। अली जी हफ्ता 10 दिन काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें क्या है कि अली जी हर वक्त काम करना है और हर चीज का। अली जी आप मुझे
बाइडेन के विजिट पे क्या बात होती है, बात निकल के मीडिया कैसे बोलता है, उसके बाद बाकी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करती हैं, फिर हमारे यहाँ पोजीशन डेटा क्या होगी, उसके बेसिस पे कोई पोजीशन लेके जानी है, बीटीएसटी एसटीबीटी करना है। अनिल जी क्यों इतना करना है? मतलब मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता कि हर चीज को इंटरप्रेट करके ट्रेड क्यों करना है। तो पहला कैविएट तो ये है कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है जी प्रोटेक्टिव पुट जरूर रखनी चाहिए। तीसरा फिर बोलता हूं जी मेटल स्टॉक्स है, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, एनटीपीसी, एनएमडीसी, गेल, ओएनजीसी, ये अपॉर्चुनिटीज है। जब नीचे आए ये इस मार्केट में नीचे आएंगे, इनको आप लीजिए, ऊपर बेचिए। जोमेटो में जी वो ऐड आता है, जोमेटो का नहीं, इंडिया का टाइम है। अनिल जी अगर इंडिया का टाइम है तो जोमेटो का भी टाइम इंडिया के साथ रहेगा। तो अनिल जी ऐसे हमारा तो फोकस अभी भी 7-8 स्टॉक्स पे है जिनमें अपना यूनिवर्स हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया हुआ है, उसमें वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डिप्स का यूटिलाइज भी करें। अब अनिल जी कल के लिए एक निफ्टी का बियर स्प्रेड आप कहें तो मैं शेयर करता हूँ। ओहो बिल्कुल सर, नेकी और पूछ स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी 19,700 की एक पुट लेनी है, 19,600 की 2 पुट बेचनी है, 1:2 का बियर स्प्रेड है, 15 रुपए में बनेगा। सो अनिल जी देखिए अभी तक का जो डेटा है, अभी देखिए 20,300 जब मार्केट नीचे आया तो 19,300 तक गया। उसके बाद अगला बेस बना अनिल जी, जब मैंने कहा कि वॉर होने के बाद भी 19,300 नहीं 19,500 नहीं टूटता। अब वो बेस आ गया अनिल जी वापस 19,700 के पास। लेकिन ये अनिल जी अगेन न्यूज फ्लो है। अब न्यूज फ्लो का इंपैक्ट कितना होगा, कैसे होगा, हमने तो एक दिन की एक्सपायरी के लिए अनिल जी स्प्रेड बनाया है। 15 रुपए अगेन इसलिए दे रहे हैं कि प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, कुछ एस्केलेशन बढ़ती है, या जो रेटोरिक्स होते हैं अनिल जी उनमें कोई नेगेटिव ज्यादा भाषणबाजी होती है, और अनिल जी जो आज की गिरावट हुई है, अब उसमें आज की गिरावट में अगर आखिरी 1 घंटे में रिवर्सल नहीं आता, इसका मतलब मार्केट ऊपर तो कल जाने से रही। तो अनिल जी अगर 19,600 की तरफ, जो भी नितिन ने भी डेटा बोला कि 19,600 की तरफ एक्सपायरी हो सकती है, तो अनिल जी 15 रुपए 50 रुपए भी हो सकते हैं, 100 रुपए भी हो सकते हैं। तो अनिल जी एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी जिसमें सिर्फ मेरे 15 रुपए लग रहे हैं। 19,700 की एक पुट लेनी है, 600 की 2 बेचनी है, 15 रुपए में सेफ कहां तक हूं, 19,500 तक। अब 19,500 अनिल जी मुझे लगता है 200 पॉइंट तो नहीं घटना चाहिए कल तक, और ओवरनाइट भी ऐसी कोई मतलब नहीं लगती है जी। ये तो प्रॉब्लम तो चल ही रही है, मार्केट काफी मैच्योर है कि रिएक्ट नहीं करता उस चीज के लिए। और एक और चीज इससे भी लगता है क्योंकि जो ओवरबॉट सिचुएशन बैंक निफ्टी में है, या जो कॉल्स थी वो आज सारी खत्म हो जाएंगी। जो हमने परसों ही बात की जी कि डिके इतनी जल्दी और इतना फास्ट होगा कि वो ऑप्शन का मार्केट बड़ा टफ है एक हफ्ते के लिए। तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी विल बी वाटर अंडर द ब्रिज, सिर्फ निफ्टी रह जाएगा। तो निफ्टी में 200 पॉइंट का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कल आना चाहिए। बट यस अगर 50 से 100 आ गया तो 15 रुपए मेरे 75 रुपए 5 गुना हो सकते हैं। तो ये निफ्टी का स्प्रेड रखना चाहिए। ओके तो ये है राय आपके लिए स्प्रेड बनाने की। निफ्टी पर पुट स्प्रेड बेयर स्प्रेड बनाना है। 19,700 का एक पुट लेकर 19,600 के 2 बेचने, 19,500 तक आप सेफ लगेंगे 15 रुपए, और अगर नीचे आ गया तो आपके प्रॉफिट आने के पूरे आसार बनते हुए दिखेंगे। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सुप्रभात नहीं, गुड आफ्टरनून सेठी साहब, स्वागत है आपका। अरे मैं ऐसा लग रहा है सुबह से मैं शो ही कर रहा हूँ ऐसा, तो इसलिए मेरा वो सुप्रभात ही गया नहीं अभी तक। सेठी साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आपको आज लगना भी चाहिए कि सुबह से काम कर रहे हो। अनिल जी हैट्स ऑफ टू यू, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा, और अनिल जी उसके जरिए आपने पूरे लाखों करोड़ों निवेशकों को एक बहुत अच्छा एक कॉशस किया है कि जो भी मतलब एक एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पे निवेश नहीं करें। बाजार में अच्छी तेजी है और यहाँ पे भी कई सारे अच्छे फंडामेंटली साउंड कंपनीज में अच्छे मौके हैं, तो वहाँ पे कंसेंट्रेट करें एंड इट वुड गो अ लॉन्ग वे कि इन्वेस्टर्स को बाजार में रखने के लिए और अच्छा पैसा बाजार में बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात, धन्यवाद सर। आपको शो पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। मैंने कहा भी था सुबह सब एक्सप्रेसो मेरे का देखना जरूर। yes. आपने देखा, पसंद किया, थैंक यू सर। बताएं अब आज की पहली पिक। अनिल जी आज भी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। वैसे बाजार में गिरावट होने के बावजूद कैश मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, हालांकि कोई पॉकेट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। तो अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट, जो अभी 545 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 590 के, स्टॉप लॉस रखना है 530 का। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जैसे ग्लास लाइन इक्विपमेंट,
फिर फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट जो कि क्रिटिकल होते हैं केमिकल और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए, वो बनाती है। एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फिर इन्होंने एक जर्मनी में थेल्टेक नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि एक बड़ी ग्लोबल प्लेयर है जिसके पास कई सारे पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स है, तो उसका भी एक फायदा इस कंपनी को मिलेगा। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, मतलब सब नामी गिरामी नाम है, बेयर है, यूपीएल, सन फार्मा, बासफ, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, पीए इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, इन सबको कैटर करती है। एक बहुत ही सॉलिड मैनेजमेंट है और कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एज है, यूनिक कंपनी है और एक हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4%, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और इसमें भी अच्छे खासे निवेशक भी निवेशित है। मालाबार इंडिया फंड अराउंड 4% है, फिर और भी बाजार के कई दिग्गज निवेशक इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, इस तरह के बाजार में बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है फॉर अ टारगेट ऑफ 590, स्टॉप लॉस ऑफ 530। ओके, 530 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट, HLE ग्लासकोट, ये है पहला स्टॉक। सेठी साहब की पसंद बताएं सर। दूसरा आज का अनिल जी दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल जो अभी 379 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 405 के, स्टॉप लॉस रखना है 365 रुपए का। ये भारत की सबसे बड़ी वुड पैनल्स, फिर प्लाईवुड, वीनियर्स और MDF और वुड फ्लोर्स बनाने वाली कंपनी है। 27% से ज्यादा मार्केट शेयर है MDF सेगमेंट में। एक जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विद 2300 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 12,000 प्लस रिटेलर्स। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट की डिमांड जबरदस्त है, रियल एस्टेट कंपनीज के प्राइसेस में भी वो दिख रहा है और कई सरकारों ने इंसेंटिव देके भी इस सेक्टर को संभाला है। बाकी उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ग्रीन पैनल जैसी कंपनी हो सकती है। और कंपनी के 2 प्लांट है, एक उत्तराखंड में और एक आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने कुछ एक्सपेंशन भी किया अपने उत्तराखंड के प्लांट में, तो उसका भी असर आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। बाकी फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 21%, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, लो डेट कंपनी, डेट इक्विटी रेशियो 0.16 और FIs DIs भी इसमें 27% हिस्सेदारी रखते हैं जिसमें HDFC है, टाटा, निप्पॉन, फिर सुंदरम, ये सब फंड्स हैं। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 20-21 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स जो कि 30-35 के मल्टीपल पे है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन पे, जिसपे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 405, स्टॉप लॉस ऑफ 365। तो कैश कॉल्स आपके लिए HLE ग्लासकोट और ग्रीन पैनल, यहां पर आप खरीदारी करके चले। ये है सेठी साहब की राय। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल सुस्त है सर, खराब तो नहीं कहूँगा, सुस्त बना हुआ है। बाइडेन साहब भी इजराइल में हैं, कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ से सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। अदरवाइज इनके डेटा पर तो हम देख ही रहे हैं, काफ़ी भारी रिएक्शन आया है और इनकी बॉन्ड डील भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट आ सकता है। आज इनका हाउसिंग डेटा आने वाला है, यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन बाजार शाम को दिखाएगा। खैर, डाउ फ्यूचर्स हल्की गिरावट, नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% नीचे, यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल 2.25% ऊपर है, रुपया हमारा फ्लैट है, सिर्फ 3 पैसे दूर है अनिल जी रुपया रिकॉर्ड लो से, तो वहां पर रखनी नजर। एशिया थोड़ा मिला जुला था, हम ऑफकोर्स आधे से 1% नीचे हैं। क्या करना है सर? दीप देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि 19,700 के आसपास जहाँ पर हम हैं, यही मेक और ब्रेक लेवल है। 87 लाख शेयर पुट में है, 94 लाख शेयर कॉल्स में है और 73 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब से लेकर 3 बजे तक आपको 19,700 के ऊपर टिके रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे। फर्ज करें कि नहीं, ताकत दिख नहीं रही, आज ज़्यादा हम उठ नहीं पा रहे हैं और नीचे ही रहें, तो फिर क्या करना है? तो 19,625, 19,675 इस रेंज में मैं बायर हूँ। अब ये लेने का टाइम, हाँ ये लेने का टाइम है, ये लेने का टाइम है। क्यों? क्योंकि आपका कोई डाउ फ्यूचर्स खराब नहीं दिख रहा, बाहर के बाजार को ऐसे खराब नहीं, और कल ऐसे कोई अमेरिकी बाजार भागे भी नहीं है। तो अगर हल्की फुल्की आप शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करना चाहते हैं तो 19,625, 19,675 आपकी सपोर्ट रेंज है। स्टॉप लॉस आपको 19,600 का रखना है, बहुत क्रिस्टल क्लियर। इस 50 पॉइंट की रेंज में 1-8-2 टुकड़ों में आप खरीदारी कर लीजिए, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाए। क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। पहली चीज़, ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,750 से 19,800 रुकावट कीजिएगा। 19,800 पर 1,70,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े भर भर के, मतलब ढेर है। तो
तो 19,750 से 19,800 की रेंज में जहां मौका मिले अगर रिकवरी आए, थैंक यू कर लीजिए, निकल जाइए। 19,800 पे तो पक्का ही निकल जाना चाहिए। और मैं 3 दिन से आपको लगातार कह रहा हूँ, 4 दिन से कि 800, 850 जब भी आए बेचो बेचो, पक्का बेचो। एक ही बार तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब तक नहीं होगा आपको जितने राउंड मारने मार लीजिए। करेक्ट। और काफी टाइम से ये लेन देन वाला हाँ, लेन देन रोज बोलता हूँ, लेन देन का बाजार है, लेन देन का बाजार। आज भी देख लीजिए दीप, आज का हाई 840 एग्जैक्टली, और बेचने की रेंज ही 840 से दी हमने। 840 से 900 की रेंज में आप बेचिए, एग्जैक्टली वहीं से घुमा, बिल्कुल परफेक्ट। बैंक निफ्टी जरूर 44,500 से बेचने की इच्छा थी, लेकिन 44,400 ही पार नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक शेड कमजोर ज़्यादा है। सो आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर आपको ऊपर आए तो वापस बेचना भी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, 800 के ऊपर लगता नहीं है तो 750 से ही आप हल्का हो सकते हैं। 800 तक मिले तो कह रहे हैं क्या, ये आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी जहाँ पर आप हैं, यही मेक और ब्रेक लेवल है 43,900। मजे की बात देखिए, आज वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,900 पर है, हाईएस्ट यहीं पर। कितना, 1 करोड़ 30 लाख शेयर का, और 44,000 100 पॉइंट ऊपर ही 1 करोड़ 60 लाख शेयर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब आप ये रिस्क में आ रहा है ये लेवल, अगर 3 बजे के पहले आप 43,900 के नीचे निकल कर फिसल गए, टिक गए, तो कम से कम 43,800 और ज़्यादा से ज़्यादा 43,600 इस रेंज में कहीं कहीं जा सकते हैं, और वहाँ जाके आप सेटल होंगे। 43,800 और 43,600 अगर आ जाता है, आई एम द बायर। अच्छा, दोनों जगह 800 पे भी लेना है, 600 पे लेना, डरना मत। ठीक है, जब डरना था डर नहीं, अब मत डरो, अब मत डरो। हाँ, यहाँ पे लेना है। 44,000 के ऊपर निकल कर टिक जाए 3 बजे के पहले, तब भी ले सकते हो कि एक करेक्शन अपना पूरा करके वापस ऊपर, दोनों केस में लेना है। 44,000 के ऊपर ठीक है, 44,050 रख लो सेफर साइड पे। अगर 44,050 के ऊपर 3 बजे के पहले निकले, 3 बजे के बाद का नहीं बोल रहा, बाद में निकले मत करना, वो फिर वीकली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट होगा। 44,050 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल के टिक जाए तो भी ले लीजिए। 43,800 43,600 आए तब भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला। अब लेना है, लेने की रेंज में बाप रहे, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पे लेना है, ऊपर सिरे पे देना है, बार बार लेन देन का बाजार, इसलिए बार बार कहता हूँ। और ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। एक आशीष जी की बात मान भी लेके ऑपरेशन फर्जी बुलरन की वजह से घटा भी है, तो कोई उसकी वजह से बैंक निफ्टी नहीं घटना चाहिए 500 पॉइंट, नहीं बनता है, कोई ऐसा है ही नहीं। एक कोई ऐसा बैंक नहीं है बैंक निफ्टी में जिसके लिए कोई खराब चीज़ हो। सो अननेसेसरी सेंटीमेंट के लिहाज से अगर कोई चीज़ अगर नीचे आ तो आप सही लेवल पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल है। 43,600 43,800 दो जगह बाय है, और 19,625 19,675 पे दो जगह बाय है। गॉट इट। तो अब आपके लिए कंफर्ट रेंज के करीब आ रहा है, रेंज में एटलीस्ट आ रहा है जहां से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, ये है समय के बाजार का हाल, और थोड़ा बैंक निफ्टी पर प्रेशर और बढ़ते हुए दिखा है। 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको आती हुई दिख रही है। पीएनबी में जरा नजर रखिए, 2.5% का कट हो गया, तो थोड़े कट्स यहाँ पर आपको और डीप होते हुए दिख भी रहे हैं। पीएनबी आज बैंड से बाहर भी आया है, और बैंड से बाहर आने के बाद आपको इस पर प्रेशर भी बनते हुए दिख रहा है। जय, जरा एक बार पीएनबी का चार्ट देखेंगे, बताएं क्या करना है। आज बैंड से बाहर आने के बाद काफी प्रेशर में, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल वीक लग रहा है, पीएनबी अभी भी खराब लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीएनबी में आपको लगभग नीचे की तरफ 70 से 68 रुपए के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ऊपर में है कि पीएनबी को 80 रुपए के ऊपर जाकर टिकना बहुत जरूरी है, लेकिन इफ इट गोज अबाउट 80 तो एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है, लगभग 87-90 ट्रेडिंग टू डू। सो आई थिंक मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। पीएनबी में ट्रेंड शॉर्ट टर्म में नेगेटिव लग रहा है टिल द लेवल्स ऑफ 70 to 68। आपके लिए राय इन बैंक्स पर आती है। आइए एक स्टॉक जो आज सुर्खियों में, और ये सुर्खियों में भी ऐसा कि इसके चाहने वाले भी बहुत हैं, तो आजकल थोड़े थोड़े इससे नफरत करने वाले भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आइए इसी पर है हमारा विशेष कार्यक्रम, बुल वर्सेस बेयर, बजाज फाइनेंस। आ गए दोनों, हाँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा, बुल भी हैं, बैर भी हैं तैयार। बजाज फाइनेंस नतीजे दे चुका है, और उसके बाद तेजी का मूड बना जाए मंदी का। और आज सुबह हम विश्लेषण भी दी यही कर रहे थे, इन नतीजों के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है मूड कैसे बना। थोड़ा सा घटेगा क्योंकि चलो बढ़ा हुआ स्टॉक है। तो आइए जरा जान लेते हैं, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी लेंगे राय। जरा बताएं, शुरुआत करें कुशल आप।
बिल्कुल सर, मैं तो नतीजों के साथ ही जाऊंगा और नतीजों में जो सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आगे चलकर, आज तो हो सकता है कि बाजार जो है गिरावट में है, उसकी वजह से बजाज फाइनेंस पर थोड़ा दबाव देखने को मिला हो, पर यहाँ पर दमदार NII करीबन 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। साथ ही मुनाफे के लिहाज से भी आप देखिए तो 27-28% की ग्रोथ छोटी बात नहीं होती है इतने बड़े स्केल वाली कंपनी के लिए। AUM भी 33% बढ़ता हुआ नजर आया है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि गिरावट में अच्छी खरीदारी का मौका अभी भी बजाज फाइनेंस में बन सकता है। बिल्कुल खुशहाल है, इतने मजबूत नंबर्स के बाद भी आज साथ नहीं दे रहा है आपका स्टॉक, कोई बात नहीं, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो करीबन 14 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर आते हुए दिखे, 10.26% पे आते हुए नजर आए। इनफैक्ट मैनेजमेंट का जो भरोसा है वो खुद ये कह रहे हैं कि आगे चलकर भी जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हम देख रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा और 25 से 30 बेसिस पॉइंट और कमजोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने वाले क्वार्टर में दिखेंगे। इसके अलावा प्रोविजंस भी देखें तो 45% की आपको वहाँ पे बढ़त दिखेगी और एसेट क्वालिटी जो इन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट एक डेटा पॉइंट होता है वो भी देखेंगे तो आपको तिमाही दर तिमाही इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखी है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कंसर्न है और एसेट क्वालिटी पे भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल नूपुर, अभी फिलहाल ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसमें, इसके नंबर्स में, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट Q2 में 106 लोकेशन से और 14,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स इन्होंने जोड़े हैं, तो यानी कि जो विस्तार है कंपनी का वो अभी भी जारी है और इसी वजह से आगे चलकर ये जो अभी नंबर्स खराब थोड़े आते हुए दिख रहे हैं वो और ज़्यादा सुधर सकते हैं। विस्तार की तो बिल्कुल जरूरत है क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि आपको पता ही होगा उसकी एंट्री हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंज्यूमर फाइनेंस से रिलेटेड कारोबार में आने वाला है तो बड़ा नेगेटिव कंपनी के लिए हो सकता है। मार्जिन दबाव में, कंपटीशन बढ़ रहा है, विस्तार करना जरूरी है, तो देखते हैं ग्रोथ कैसी आती है आने वाले क्वार्टर्स में। बिल्कुल ऊपर ऑफ कोर्स कंपटीशन तो बढ़ता हुआ नजर आएगा ही, पर यही देखना है कि मार्केट साइज कितना बड़ा है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो अभी भी कंपनी की मैनेजमेंट का भी यही कहना था कि यहाँ पर जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं उनके लिए भी मार्केट में जगह बन सकती है। बट ऑफ कोर्स देखना है कि कंपटीशन पर क्या इंपैक्ट आता है। बट बहरहाल मार्केट शेयर में इनकी अभी भी बढ़त होती हुई दिख रही है, साथ ही न्यू टेक प्लेटफॉर्म से आय को आगे चलकर भी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन कंसर्न्स तो बने हुए हैं, बैंकिंग लाइसेंस जिसके लिए अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन एसेट की भी बात करें तो इस क्वार्टर में गिरकर आती हुई दिखे, तो रिटर्न रेशियोज कंसर्न है, एसेट क्वालिटी पे कंसर्न है, बैंकिंग लाइसेंस को लेकर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो नेगेटिव पॉइंट्स तो मेरी लिस्ट में खत्म ही नहीं हो रहे हैं। देखो नूपुर, ये ऑफ कोर्स आपके पॉइंट्स में नेगेटिव पॉइंट्स जो है एक्चुअली खत्म नहीं हो रहे हैं, पर ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर 5 में से 4 ने अपग्रेड किया है, यानी कि जो टारगेट्स हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो जेफरीज है वो खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 9,470 रुपए के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाव से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अपसाइड ये अभी भी मान रहे हैं पोस्ट रिजल्ट्स। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव नहीं है उसकी भी लिस्ट लंबी है। गोल्डमैन सैक्स देखें तो सेल की रेटिंग है, उन्होंने भी टारगेट हालांकि बढ़ाया है, लेकिन मैक्वेरी देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है और जो टारगेट है वो 6,300 का है। मौजूदा भाव से आप देख सकते हैं कितने नीचे का है। ओके, तो बिल्कुल आप दोनों का हाल एकदम परफेक्ट। जनरल न्यूज़ चैनल पे शाम को प्राइम टाइम पर जो डिबेट और डिस्कशन करने वाले जो पैनलिस्ट आते हैं उन्हीं की तरह है बिल्कुल। जिनको वो अपना नेता अगर अच्छा लगता है तो उनको उनकी हर बात में अच्छाई दिखती है और बुरा लगता है तो हर सामने वाले जो विपक्ष के नेता की तरफ हर बात उनकी बुरी लगती है। एब्सोल्युटली। फर्क सिर्फ आप दोनों में इतना है कि आप बेहद सभ्य हैं, एक दूसरे की बात को बहुत आदर के साथ सुन रहे हैं, रेस्पेक्ट के साथ सुन रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, आइए तब तक आशु जी के पास चलते हैं। आशु जी, हमारे दोनों एनालिस्ट पर अपनी राय दीजिए और चाहें तो फिर आप बजाज फाइनेंस पर भी दे सकते हैं। अनिल जी देखिए, मैं ना दोनों के साथ नहीं जा रहा हूँ, आज मैं आपके साथ जा रहा हूँ। सुबह से जो मैंने आपको देखा है अनिल जी, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। तो अनिल जी, आपने जो शो किया वो तो आपने किया जिसमें प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, उस तरह के स्टॉक्स के अंदर की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। और अनिल जी, मैं इस चीज को बहुत प्यार से, सटली और कभी इनडायरेक्टली समझाता रहता हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक वैल्यू के बाद प्रॉफिट बनाना, मतलब प्राइस एक्शन में बहुत मुश्किल होगा और वो अंडर परफॉर्मिंग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक लेवल के बाद अनिल जी उसी लिस्ट में आता है। तो मेरा जो रुझान या मतलब झुकाव होगा वो नुपुर की तरफ होगा। और अनिल जी, मैं बजाज फाइनेंस की मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ, मैं बार बार HDFC बैंक हाईलाइट करता हूँ, TCS के बारे में बोलता हूँ या रिलायंस के बारे में बोलता हूँ। अनिल जी, ये तो बहुत ही दिग्गज कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, इतने
करोड़ों के प्रॉफिट है, मतलब जितने कैश फ्लोज है कि कोई सोच नहीं सकता। फिर भी देखिए अनिल जी 2-2 साल से अंडर परफॉर्मिंग होते हैं। तो अनिल जी ये इस मार्केट में बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट एक वैल्यूएशन के बाद जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो तो भी अनिल जी वो मतलब पैसे बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल वैल्यूएशंस काफी रिच है। और अनिल जी इसीलिए इन स्टॉक्स को हटके जो कैश फ्लोज है, मतलब जो मार्केट के फ्लोज हैं, वो दूसरे स्टॉक्स में जाते हैं। और आपने देखा किस तरह से नए थीम्स उभर के आ रहे हैं और वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है अनिल जी, क्योंकि हमें जो कई बार होता है अनिल जी, जो हमारी लर्निंग होती है, जो बैगेज होता है, उसको अनलर्न करना पड़ता है आगे जाने के लिए। क्योंकि जिस बैगेज को हम कैरी कर रहे हैं उसमें जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा लगेगा, जो खराब है वहां पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन वो जब वो करवट होती है मार्केट का, जो टर्न होता है वो डिफरेंट। अनिल जी यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू कांट रिमेन पैसिव विद योर पोर्टफोलियो इन द करंट टाइम्स। आपको नए थीम्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उसमें अनिल जी पुरानी थीम में ना बहुत मजा नहीं रहा। थोड़ा चर्न होने दीजिए, थोड़ी नई थीम निकल कर आने दीजिए, फिर मजा आएगा। बट बजाज फाइनेंस आज वैसे इसकी पिटाई हो रही है नंबर्स आने के बाद। पिटाई बाय द वे सिंजीन और बायोकॉन की भी हो रही है और भारी पिटाई हो रही है आज। ऑफ कोर्स स्टॉक ऑफ द डे में सिंजीन पर सेल कॉल भी आया था, बट ज़बरदस्त कट है, 7.25% नीचे इस समय आपको ये काउंटर दिख रहा है। तो काफ़ी प्रेशर के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। नतीजों का रिएक्शन यहाँ पर फुल फ्लो में दिखेगा। M&M फाइनेंस, इस पर भी रखिए नज़र। यहाँ पर भी आपको इस समय प्रेशर आते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस की हमने बात करी, एक बार M&M फाइनेंस का चार्ट चेक लिया जाए हिमांशु गुप्ता साहब की तरफ से। हिमांशु जी देखिए सर, M&M फाइनेंस प्रेशर में इस समय 280 के लेवल तक आ गया। गुड आफ्टरनून जी। थोड़ी सी वीकनेस लगती है स्टॉक में देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि 272 270 रुपए तक की डाउनसाइड स्टॉक में लाइकली है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखा रहा था, लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे थे। तो 280 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ सकता है और स्टॉक 270 रुपए की तरफ, जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लेस्ड है, वहां तक फिसलता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस जो स्टॉक है आज कमजोर 2% के आसपास के नुकसान के साथ 1.5% नीचे। आइए, जय तैयार है? ओहो, जय तो तैयार है। कौन कौन तैयार नहीं ये भी तो देख लें एक बार। कुणाल जी और राकेश जी आई एम श्योर तैयार होने की कोशिश कर रहे होंगे। सचिन जी कहते हैं कि रोज ही मैं पारी की शुरुआत करता हूँ, आज मैं आराम से 9 डाउन पे खेलने जाऊंगा ना। ओके, और सुमित जी बोले कि मेरा क्या लेना देना है। हिमांशु जी के यहाँ अभी थोड़ा सा माहौल दोपहर वाला सुस्ती वाला रहता है। तब तक आइए बिल्कुल जय के लिए जय का जैकपॉट। और आई एम श्योर जय भी तो थोड़ी देर लेट जुड़े ना, तो उनको ये लग रहा हो कि पहले सारे कॉल्स दे के बैठे होंगे तो मेरा भी अब नंबर मैं दे दूं। अगर इन्हें ये पता होता कि अभी तक किसी ने नहीं दिए तो आई डोंट नो कि जय भी बिल्कुल भिजवाते। बट जय नाउ आप मिस कर गए, बताइए। अरे अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैं स्टार्ट से जुड़ा हुआ अनिल जी, पूरे शो में अनिल जी मैं भी सुन ही रहा था जो भी आशु जी ने कहा। काफी टाइम अनिल जी को आज आशु जी ने ही कहा है जो भी कहा है वो, तो अनिल जी मैंने सारा कुछ सुना अनिल जी। बट यस, मार्केट आज काफी टफ है एज फार एज यू नो कॉल द कंसर्न। और मैं अनिल जी मॉर्निंग में अगर आप देखें तो फार्मा में बुलिश था एंड अभी भी हूँ। इनफैक्ट अनिल जी अगर आप देखें तो फार्मा इज द प्लेस, कहीं ना कहीं बायोकॉन को और सिंजीन को छोड़कर अगर आप देखें तो ओवरऑल टॉप 3 गेनर्स में से टॉप 2 गेनर्स तो फार्मा ही है। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जिसको दोनों पर मैंने रिकमेंडेशन भी दिया और अच्छा मोमेंटम वहाँ पे रेडी बना है ना। फिर से रेडी फार्मा स्टॉक दे रहा हूँ, सन फार्मा है, उसका आप इंडियन कॉल ऑप्शन खरीदे 1150 पे स्ट्राइक था। सन फार्मा का 12.55 तक से 12.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 12.55 सन फार्मा का 1150 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7.75 का, टारगेट 17.2 एंड 21.8। ये जो बन रहा है 17.2 21.8 ये जो टारगेट दिया सन फार्मा का 1150 का कॉल खरीदिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ऊपर जो लेवल जिससे जाए तो 70-75 के लिए टेस्ट तो होंगे, रिवर्स फार्मा में भी हमारा मेरा कॉन्फिडेंस अब मॉर्निंग पे ही है और अभी भी है। आई थिंक दिस शुड आउट परफॉर्म द मार्केट। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय। 1150 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 12.80 के आसपास। स्टॉप रहेगा आपका 7.75 पर और टारगेट 17.20 से 21.80 के 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए अब बिगुल की फरमाइश बैक टू बैक आ रही है। सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला।
बताएं सर। अनिल जी, BTSC तो ऑलरेडी रेडी था, बट इतनी सारी चर्चा हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा था। जिस तरीके से वापस मार्केट है, फार्मा की अभी बात हो रही है, फार्मा मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा डिवाइडेड है। यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स है जो लोअर ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, एंड काफी ऐसे हैं जो एक बेस बना के उभर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लुपिन एक इंटरमीडिएट था जिसपे एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह एस्टैब्लिश थी, बट कहीं जाकर आज का डेटा थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग नजर आ रहा है। 1200 के आसपास इसे 2 बार रेजिस्टेंस मिला है, एंड वहीं से थोड़े से पोजीशंस मुझे लग रहा है अनवाइंड हुई है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है लुपिन में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं होगी, एंड स्टॉप लॉस आप 1205 पे लगाए, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करें लुपिन में। एक टारगेट होगा अराउंड 1170 का, जो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हासिल हो जाना चाहिए। तो बिकवाली करनी है लुपिन के काउंटर में। 170 के टारगेट के लिए लुपिन में करें बिकवाली, राय शॉर्ट की है। इंटरेस्टिंग, अभी सन फार्मा पे राय बाई की आती हुई जय की तरफ से, और बैक टू बैक लुपिन पर बिकवाली की राय सचिन जी की तरफ से भी इंटरेस्टिंग है। 1205 का स्टॉप लॉस। आइए अगला बिगुल है आशु सर के लिए, और उनकी तरफ से आ रही है एक और स्ट्रेटेजी। आशु सर बताएं। अनिल जी देखिए, स्टॉक्स में मैंने कहा कि मुझे मतलब ये मार्केट ऐसी लग रही है कि ये एक इवेंट बेस्ड मंदी है, बाकी कोई नहीं है। तो स्टॉक्स में पॉजिटिव व्यू है, और बीच बीच में जो स्प्रेड है या दूसरी चीज़ अनिल जी इंडेक्स के लिए पुट लेते हैं, क्योंकि जो इंटरमिटेंट मंदी है या झटका लगे उसमें भी पैसे बन जाए। तो अनिल जी एक स्टॉक है, पीछे भी कई बार बात हुई है, जो मतलब बाकी लोगों ने किया, मैंने तो नहीं की, लेकिन अनिल जी मेरा मानना होता है कि उस दिन अगर अच्छा स्टॉक है उस दिन लेना चाहिए जिस दिन नीचे मिले। और इस स्टॉक में अनिल जी एक मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, क्योंकि अब हमेशा मैं जब आपको बोलता हूँ कि जब लास्ट 10 दिन या 8 दिन ट्रेडिंग के मतलब एक्सपायरी के रह जाते हैं, तो अनिल जी डेरिवेटिव स्टॉक में स्प्रेड या ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत घट जाते हैं। बिगनिंग ऑफ द मंथ में इतने बड़े बड़े प्रीमियम होते हैं कि वो ट्रेड सही होकर भी मजा नहीं आता। तो अनिल जी वो जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर की 290 की अनिल जी एक कॉल लेनी है और 300 की एक बेचनी है। 1:1 का बुल स्प्रेड बनाना है। 3.5 रुपए, 3.5 रुपए मतलब अनिल जी 293.50 का आपका फ्यूचर खड़ा हो गया। 1900 का लॉट है। सुबह भी अनिल जी 295 था। तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये 2-3 दिन अलग, और ये फर्टिलाइजर थीम जो चल रहा है, बट वो होता है ना कि वो जब प्राइस एक्शन में आता है तो सब बात करते हैं, जब वो ठंडा पड़ा होता है तो कोई बात नहीं करते। लेकिन उसके लिए अनिल जी ये तरीका बहुत बढ़िया है कि मुझे नहीं पता कि अगले 8 दिन में ये होगा या अगले 20-25 दिन में होगा, तो या तो डिलीवरी के लिए फर्टिलाइजर में रहें या ट्रेडिंग इस तरह करिए। सिर्फ 3.5 रुपए अनिल जी 290 की एक कॉल लेके 300 की एक कॉल बेचे। 1:1 है। 3.5 से ज्यादा बता नहीं जी, अगर मतलब ये मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में ही वॉर हो जाती है तो हमारा 3.5 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर कहीं भी कुछ थमता है या मार्केट में एक रिवर्सल आता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, या ये थीम फिर से एक्शन में आता है, अगर ये 300 क्रॉस कर दिया तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर में बुल स्प्रेड की राय। बिल्कुल, चंबल फर्टिलाइजर में बुल स्प्रेड की लाए और अब 290 पर आ गया। बट जी मुझे याद है वैसे तो हर बार इस समय के लिए आप रिकमेंड करते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च भी थी। इस बार भी 250 के आसपास से, आई थिंक 250-255 के आसपास से चंबल फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन आ गई। आपकी तरफ से भी आई हो, फिर बाकी एक्सपर्ट्स ने भी पिकअप किया। अच्छी मूव आ गई ऑलरेडी। हमारा बजट के पहले तक 325-330 का टारगेट है, 320 से 330 की रेंज का। जल्दी पहुंच गया तो रिव्यू कर लेंगे, और बाकी वहाँ के टारगेट है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हम 270, 65, 75 वहाँ से लगातार बुलिश आ गया था बिल्कुल स्टॉक पे पॉजिटिव है। और ये तो प्री बजट रैली के लिए बेस्ट स्टॉक है हमारे हिसाब से। तो जब भी इस तरह का मार्केट मिले, आपको नीचे मिले, गिरावट आए, तो डेफिनेटली ऐड करिए, धीरे धीरे लीजिए। और ये स्ट्रेटेजी जो 3.5 रुपये में आपका फ्यूचर खड़ा हो रहा है एक तरह से, उस पर बढ़िया बेस्ट है, सोचने की जरूरत नहीं। चलिए, तो बुल स्प्रेड बनाइए चंबल फर्टिलाइजर में। ये है आशु सर की तरफ से राय, और अनिल जी के भी रेडार पर है काउंटर। आइए रेडार पर रखिए जय की तरफ से एक कॉल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। एक टाटा मोटर्स फ्यूचर्स खरीदना है। ये 670-78 पर ट्रेड कर रहा है। 670-671 के रेंज में टाटा मोटर्स फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। इसको आप खरीदे, यहाँ पे स्टॉप लॉस 658 का लगा है। तो लगभग 13 रुपए के आसपास का आपका डाउन साइड रिस्क रियली अराउंड 2%। तो मेरे टारगेट्स ऊपर में इसके बंदे 695 से लेके 710 के पोजिशनल पर्सपेक्टिव 710 के लेवल की सकता है।
रिसेंटली अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने बहुत ही लेटेस्ट पिवट की ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट किया है, फॉर्म हुआ तो स्टेज बूट हुए में स्टार्ट हो चुका है। मोमेंटम में काफी बुलिश क्रॉसओवर तेजी दिखी, 1,330 के आसपास है, इसके वॉल्यूम्स के साथ उनका रिजल्ट आया। 2 दिन लगभग हमें इसके प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली हाई लेवल से, और आज के ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें तो वो प्रॉफिट बुकिंग जो देखने मिली थी वो फिर से अपट्रेंड स्टार्ट हुआ ऐसा मेरा मानना है। तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है क्वार्टर के बीच। 695 और 710 ये 2 टारगेट्स, राइट? परफेक्ट। टाटा मोटर्स पर करें खरीदारी, ये है जय की राय। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में 435, 436, 435, 436 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर आज सेलिंग प्रेशर है। सुबह से एक दबाव देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। 4-5 दिनों के लो पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिला हुआ है। तो स्टॉक के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है 444, 445 का बना हुआ है, तो 445 का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 425 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 421 रुपए का। 2-3 दिनों का व्यू लेके अंबुजा सीमेंट में बिकवाली करें 445 के स्टॉप लॉस से 425 और 421 के टारगेट्स के लिए। 425, 421 तक जा सकता है नीचे, यहाँ पर बिकवाली करने की राय अंबुजा सीमेंट में आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए इस वक्त एक्शन पूरा का पूरा बनता हो। एबीबी इस स्टॉक में भी दिख रही है आज अच्छी खासी कमजोरी, 4% है नीचे। इस गिरावट की वजह समझ लीजिए क्योंकि रिजल्ट्स न आए हैं न आने वाले हैं भी, फिर भी 4% अगर नीचे है तो कोई तो खास वजह होगी। और ये खास वजह क्या है ये बता रही हैं नूपुर हमें सारी डिटेल्स के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल, नतीजे तो आए हैं सर, आज थोड़ी आए। एबीबी इंडिया के नहीं, एबीबी ग्लोबल के नतीजे आए। बाहर वाली ओके। तो उसमें जो इंडिया कारोबार दिया है उसमें लगातार दूसरी तिमाही ऐसी रही है जहाँ पे ऑर्डर ग्रोथ कमजोर आई है, जिसकी वजह से आज स्टॉक 4% नीचे। पिछली तिमाही में देखा था जो Q2 निकला था तब 7% की ग्रोथ आई थी और इस बार भी सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है। एक ये बड़ा यहाँ से कंसर्न निकल के आ रहा है, जिसके चलते एबीबी इंडिया में आपको करीबन 4% की गिरावट नजर आ रही है। लगातार दूसरी तिमाही है जब ऑर्डर की ग्रोथ कमजोर रही है, 7 से 10% की ग्रोथ आती हुई दिखी है पिछले लास्ट 2 क्वार्टर में। और अगर इन तीसरी तिमाही को लास्ट 3 साल का डेटा अगर कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे कमज़ोर ही नज़र आएगी, क्योंकि जो तीसरी तिमाही 2021 में थी तब 48% की ग्रोथ आती दिखी थी इंडिया के ऑर्डर बिजनेस में जब ग्लोबल के नतीजे आए थे तब। उसके बाद 2022 में हमने देखा तीसरी तिमाही, सेम तिमाही की बात करूँ तब 44% की ग्रोथ आई थी और इस बार सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है। तो ऑर्डर की जो ग्रोथ आ रही है इंडिया कारोबार से वो थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 7 क्वार्टर का भी डेटा पुल अप करें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा 2022 की जो पहली तिमाही थी तब 27% की ग्रोथ थी और अब सिर्फ 10% की ग्रोथ है। और बीच में एक पॉइंट पे जब Q2 2022 का आया था तब 80% से ज़्यादा की भी ग्रोथ हमने देखी थी। Q3 2022 में हमने 44% की ग्रोथ देखी और इस साल शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि पहली तिमाही में 46% की ग्रोथ थी, लेकिन बैक टू बैक ये दूसरी तिमाही है जहाँ पे सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है इंडिया के ऑर्डर्स में, जो एक बड़ा कंसर्न हमारे यहाँ पे एबीबी इंडिया में हो सकता है। माइती साहब सवाल आपसे तो आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल अपडेट आया है वो दिखा रहा है कि भारत में भी इन्हें अब थोड़ा नहीं बट ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। नेगेटिव ग्रोथ नहीं लेकिन स्लो डाउन है। और इस वजह से यहाँ का स्टॉक भी थोड़ा कम हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ भी रिजल्ट थोड़े ढीले ढाले हो सकते हैं। ये जहाँ पे 40-45% की ऑन एन एवरेज ग्रोथ तो वहाँ पे 7 और 10% की थोड़ी कमजोर तो मानी जाएगी। ये है बात। चलिए बढ़िया, ये है पूरा का पूरा एक्शन एबीबी में कमजोरी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार चार्ट पर राय ली जाए। चार्ट पे वैसे राय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं करीबन 1 घंटा हो गया मैंने बंसल जी की आवाज नहीं सुनी। बंसल जी चार्ट देखे ना देखे खाली बोल दे कुछ भी ऐसा मतलब। यानी जी ये तो स्टॉक एबीबी चार्ट्स वाला है भी नहीं, एक बड़ी रेड कैंडल इसके अंदर बन रही है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक नीचे में 3870 मतलब कि 200-250 रुपए गिरने का दमखम रखता है। तो जिनके पास है थोड़ा सावधान हो जाए। अच्छा,
के पास है या बिना पास हुए भी सावधान किया जाए कुणाल जी को? क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है अनिल जी कि आपने बंसल जी को बोलने का मौका दे दिया है। अनिल जी, बंसल जी 1 घंटे से चुप थे और बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह अनिल जी थे, सुलग रहे हैं। और जैसे ही शो खत्म होगा अनिल जी, फिर मुझे काफी कुछ सुनना पड़ता, तो इससे बेहतर है आपने अनिल जी सुन ली इनकी बात। ठीक है अनिल जी। लेकिन बंसल जी गुस्सा किस बात पर है? राकेश बंसल को गुस्सा क्यों आता है? दोनों में से कोई तो बताओ, चाहे तो बंसल जी बताएं चाहे कुणाल जी। अच्छा कुणाल जी, देखिए अनिल जी, हाँ अच्छा बंसल जी बोलिए, चलिए जी। नहीं अनिल जी, मैं ही बताता हूँ। देखिए अनिल जी, आई एम हैप्पीली मैरिड, और जितने भी लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता है अनिल जी। ओके, ये वाली पे भी रिसर्च करके देखना पड़ेगा। बात कुछ कम हजम हुई, लेकिन आप कह रहे तो मान लेते हैं। बढ़िया है। तो चलिए, तो बंसल जी गुस्सा नहीं है और बंसल जी की मधुर आवाज़ भी आपको सुनने को मिली। एबीबी में यहाँ से 150 रुपये तक की कमजोरी और देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना है बंसल जी का। अल्ट्राटेक, इसके भी नतीजे आने वाले हैं और मैं पहले से बता दूँ, अल्ट्राटेक के नतीजे पे मैं आवाज़ सुनूंगा हिमांशु जी की। ओके, हिमांशु जी की, सुमित जी की तो अभी अंबुजा पे सुन लिए, हिमांशु जी की भी सुनना बाकी। तो हिमांशु जी, आपके समय शुरू होता है अब। चार्ट्स देखना शुरू कीजिए, तब तक अरमान हमें बताएंगे नतीजों का अनुमान। जी सर, बिल्कुल। जैसे दालमिया भारत में हुआ था, ऑपरेशनली हमारा अनुमान यही था कि नतीजे बेहतर आ सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी यही अनुमान है। आय लगभग 12% बढ़कर आई है, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल, अगर आप देखें वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़त आ सकती है, क्योंकि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है उसके चलते आपको वॉल्यूम में सहारा आता हुआ दिखेगा। कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 36% बढ़ने का अनुमान है, और जो मार्जिन्स हैं वो 13.5% से बढ़कर 16.4% बढ़ने का अनुमान है। उसका कारण ये है क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन है वहां पे 8% की वाई गिरावट आएगी। तो अगर वहां पर वेरिएबल कॉस्ट में गिरावट आ रही है, उसके चलते आपको मार्जिन्स में जो है वो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप देखें मुनाफे में, इसी के चलते अगर आप देखें, क्योंकि मार्जिन्स बड़े, अगर आप वॉल्यूम्स पर या बड़ी आय पर अगर मार्जिन्स इंप्रूव होकर आते हैं तो मुनाफे में आपको अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखेगा। 760 करोड़ से जो मुनाफा है लगभग 1329 करोड़ के आसपास आ सकता है, और जिसमें आप आरएमसी देख लीजिए या फिर व्हाइट सीमेंट, दोनों में आपको जो है आय में यहाँ पर बढ़त आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये राय आपके अल्ट्राटेक पर आती हुई नतीजों से ठीक पहले चार्ट्स पर भी राय ली जाए। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, कुछ बहुत ज्यादा तो चार्ट पर सेटअप है नहीं। पिछले 2 से 3 महीनों में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम एक अटेम्प्ट किया कि एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले, लेकिन हायर लेवल्स पे 8400, 8500, 8600 पे हर बार इवेंचुअली रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है नंबर के लिहाज से 8800, 8100 ये एक बेस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जिन्होंने पोजिशनल इसमें तेजी की पोजीशन बनाई हुई है, इसको होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है अभी तक एनालिसिस में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि इसमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। तो फिलहाल 8100 के 8000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, 8000 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। फिलहाल न कोई बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी की चांस इसमें बनती दिख रही, तो ऐसे में है अगर लॉन्ग पोजीशन तो आप कर सकते हैं होल्ड, इसमें कोई दिक्कत और डर वाली बात है नहीं। ये मानना है आपके लिए हिमांशु जी का परफेक्ट इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये है आपके लिए अल्ट्राटेक, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। बाय द वे सुमित जी, एक बार हुडको पर आपकी राय लेनी है। सुबह चांस नहीं मिला, ऑफर फॉर सेल लॉन्च हुआ है 12% के डिस्काउंट पर, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आता है। आज 10.5% गिरा है, 80 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 79 का फ्लोट प्राइस है ऑफर फॉर सेल के लिए। जरा टेक्निकली एक बार राय दे दें हुडको पर सर। जो ओएफएस का इंपैक्ट है, स्टॉक का अभी सपोर्ट नीचे में है 77, 78 के आसपास, यानी इन लेवल्स को स्टॉक नीचे में तोड़ना नहीं चाहिए। और आज एक गैप डाउन की वजह से, गैप डाउन है न्यूज की वजह से, तो स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लेकिन इसका सपोर्ट 77, 78 के आसपास बनेगा। तो ये लेवल नीचे में टूटने नहीं चाहिए। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर में वापस 85, 86 का लेवल तोड़ेगा तो 92 से 95 रुपए तक के लेवल जल्दी वापस से हुडको में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करें, हफ्ते भर का थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्टॉक में वापस से ऊपर का मूव आएगा। करें, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। आज सरकारी कंपनियों के शेयरों में सब में अक्रॉस द बोर्ड गिरावट है, उसका असर हुडको भी है। बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, कोई खास चिंता की बात नहीं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कमजोर ट्रेडर्स की तरफ से जो होती दिख रही है वो आपके सामने। आइए बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय जी, बताइए जी। बिल्कुल
बिल्कुल जी, एफएसएल खरीदना है। 167 पर ट्रेड कर रहा है एफएसएल। 161 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदे। यहाँ पे 180 से लेकर 190 तक के लेवल करेगी। तो 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, ऑल्दो क्लोजिंग बेसिस पर है 6 रुपए का स्टॉप लॉस, पर एनर्जी ऊपर में लगभग 15 रुपीज से 23 रुपीज का मेबी 195 तक जा सकता है। तो अपसाइड पोटेंशियल रीजन बीइंग के काफी ओवरसोल्ड हो चुका है इसका मोमेंटम। साइडवेज हो गया स्टॉक एक अच्छी रैली के बाद, और ये कंसोलिडेशन बनी इसमें एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है। बेबी आर्ली पूरे चार्ट पर क्लियरली विजिबल है। So I think it's offering a good risk reward, एक अच्छा bullish continuation pattern फॉर्म हुआ, जिसमें से ब्रेकआउट में प्रीएम कर रहा हूँ। इनका ब्रेकआउट 170 के ऊपर आएगा, एंड प्रीएम्प्टिंग के ब्रेकआउट आ सकता है 180 190 तक स्टॉक पे जा। ये तो फर्स्ट सोर्स 160 के स्टॉप लॉस से खरीदे 180 190 के टारगेट के लिए, बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएस स्टेबिलिटी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है एचडीएफसी लाइफ के काउंटर में। आज सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 520 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़े दिन के लिए सस्टेन होना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन होगी कि लगभग अराउंड 656 के आसपास बने। फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 640 पे लगा है, एंड खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर। ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक्शन थोड़ा बाजार में आपको कमजोरी वाला दिख रहा है इस समय। 19,650 पर हम आ गए हैं। डे लो पर आए, डेज लो पर आपको आते दिख रहे हैं बाजार। और आशु सर, एक बार जरा ये फार्मा पर आपका व्यू लेना था। वैसे आप ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं, बट आज फार्मा में अलग सी चाल चल रही है और कुछ काउंटर्स में बड़े ब्रेकडाउन आ रहे हैं, कुछ काउंटर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। ये डाइवर्जेंट मूड क्या बता रहा है सर बाजार के लिए? दीपांशु, ये फार्मा में नहीं, बाकी भी अगर आप लार्ज कैप्स में देखो, काफी स्टॉक्स में इस तरह का गिरावट या एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये जो अफेक्ट है, जो फियर है और जो ओवरबॉट सिचुएशन थी, जो कंफर्टिंग है जी, बिल्कुल आपको बोला था मंडे ट्यूसडे तेज, वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी प्रेशर आ जाएगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट ट्रेडिंग है दीपांशु। आप मतलब इन 4-5 दिनों में आप किसी भी गिरावट या किसी भी रिवर्सल को आप बहुत ज्यादा रीड नहीं कर सकते। और अनिल जी, मुझे मतलब आप जैसे हमेशा कहते हैं ना, जैसे दीपांशु शेयर करता है कि बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, तो बहुत सारे फीडबैक मुझे आ रहे हैं कि जो मेरा व्यू है कि आप और इजराइल का कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका कंपटीशन आपका खुद से है। तो इजराइल वो मार्केट नहीं बढ़ा सकता, गिरा सकता जो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अनिल जी मेरा व्यू एंडोर्स कर रहे हैं। तो मतलब आपके लिए, मतलब आपको भी जरूर टैग किया होगा, आपके पास भी फीडबैक आएगा। तो नेक्स्ट टाइम अनिल जी, आई नो यू आर वेरी हम्बल, बट अपनी उसकी मतलब जो अफेक्ट है उसको अनिल जी अंडर प्ले और अंडरमाइन नहीं करिए। वो मेरी ताकत का नहीं, आपके प्रति प्यार का इजहार कर रहे हैं। आशु सर जो बोले वो सही, मतलब चाहने वाले होते हैं ना सर, आपके फैन इतने हैं, तो इसलिए आपने जो बोला उसकी बात मान रहे हैं, वैसा है। नहीं, ठीक बात है, चलिए बढ़िया है। तो ये आखिरी मिनटों का कुछ एक्शन, तो चलो लोगों को जिसको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए करें, लेकिन सावधान रहें। बस हमारी राय इतनी की जहाँ भी आपको अलर्ट रहना है वो अलर्ट रहे, बस। एब्सोल्युटली। बट अनिल जी, कल बड़ा दिन है मार्केट के लिए। 2 इनफैक्ट 3 दिग्गज कंजम्पशन कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। उसमें फिर आप एक यूनाइटेड ब्रूअरीज भी ऐड कर दिए तो 4 हो जाते हैं। बट एसेंशियली HUL, ITC, नेस्ले, इन तीनों दिग्गज निफ्टी कंजम्पशन कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। HUL से करते हैं शुरुआत। पहले अनुपुर बताइए, क्या है अर्निंग्स का अनुमान? बिल्कुल एकदम सुस्त नंबर आ सकते हैं HUL की तरफ से, क्योंकि कंपनी की आय देखें तो सिर्फ 3% से इस बार अनुमान है कि बढ़कर आ सकती है। करीबन 15,224 करोड़ के आसपास का अनुमान है। कामकाजी लेवल पे 6% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 3,590 करोड़। और जो मार्जिन है वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। 23.5% के मार्जिन आते हुए दिखेंगे और मुनाफा बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है। वॉल्यूम्स पर सबकी नजर रहती है, तो इस बार अनुमान यही है कि 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखेगी। कंपनी ने दाम बढ़ाया था तो प्राइसिंग ग्रोथ भी आपको दिखेगी, जिससे हल्का फुल्का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स थे जैसे कि सोप्स, शैम्पू और लॉन्ड्री, इनमें जो है दाम की कटौती की थी उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो ऑफसेट आपको दिखेंगे, प्राइस हाइक और प्राइस कट दोनों का इस क्वार्टर में दिखने वाला है इम्पैक्ट। रॉ मटेरियल की बात करें तो गिरावट से में जो गिरावट हुई उसके चलते ग्रॉस मार्जिन और जो एबिटा लेवल पे मार्जिन है वो थोड़े से सुधर कर आते हुए दिखेंगे। और H2 के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी।
चाहे वो रूरल डिमांड पे हो और मार्जिन्स पर, दोनों पर ही रहने वाली है इंपॉर्टेंट। तो एकदम सपाट अनुमान लेके चल रहे 3% की वॉल्यूम ग्रोथ है और 3% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखेगी। 3% की वॉल्यूम ग्रोथ, 3% की रेवेन्यू ग्रोथ, यह है HUL के लिए सितंबर तिमाही का अनुमान। कोई बहुत बड़ी तोड़-फोड़ रिजल्ट आए वैसा अभी तक तो लगता नहीं है। स्टॉक में रनअप भी काफ़ी अच्छा हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आइए, तब तक तैयार है सुमित जी, जो HUL को हुल और हल दोनों को ही कई बार तेजी और मंदी की तरफ कर चुके हैं रिकमेंड। तो आइए देख लेते हैं उनकी तरफ से कौन सी रिकमेंडेशन है। बिगुल। सुमित जी बताएं सर। एक सेलकॉम रडार पे आया है बैंकिंग स्टॉक में। मार्केट्स भी डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 242 रुपए, 241 रुपए 90 पैसे, 241.90, 242 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है RBL बैंक। RBL बैंक के अंदर पिछले 5 दिनों से ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके दबाव देखने को मिल रहा है और आज भी सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक के अंदर यहाँ से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और पिछले कुछ हफ्तों की तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अब स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CMB पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस चार्ट्स में दिख के आ रहा है वो 246, 247 का है। तो 247 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक एक बार फ्रेश बाय बनेगा नहीं। और नीचे में यहाँ से गिरावट में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 235, ये इसका पहला टारगेट होगा। 235 का लेवल टूट सकता है और 232 रुपए तक का मूव भी एक बार देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो RBL बैंक में बिकवाली करें 247 के स्टॉप लॉस से 235, 232 के टारगेट्स के लिए। बेल में होगी तेज गिरावट, ये मानना है सुमित जी का। 247 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिक वाली। आइए बढ़ते आगे, ITC के आने वाले रिजल्ट। और सुबह सुबह ITC पसंद किया था कुणाल जी ने। कहाँ है कुणाल जी? मुस्कुराते हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे ITC पर रिकमेंड करने के बाद? जी कुणाल जी कहाँ हैं आप? ओह अभी भी ठीक है, नॉट बैड। 450 के ऊपर खुला है। कुणाल जी क्या आप जानना चाहते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे? यदि हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, और ना भी है तब भी नूपुर बताए बगैर जाएगी नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट का अनुमान लेके आ चुकी है। तो नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, HUL से तो बेटर आएंगे ITC के नतीजे, क्योंकि सिगरेट वॉल्यूम्स जो है इस बार 5 से 6% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कंपनी की आय भी देखे तो करीबन 4.5% की आपको ग्रोथ दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9% से बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट लेके चल रहे हैं। 38% के मार्जिन आ सकते हैं और मुनाफा भी 11% से इस क्वार्टर में बढ़कर आने की उम्मीद है। अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। सिगरेट वॉल्यूम जैसे कि मैं बता रही थी 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर उम्मीद है। प्राइसिंग मिक्स से भी सिगरेट कारोबार को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। FMCG बिजनेस भी अब बड़ा हो चुका है, जहाँ पर 8% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। होटल कारोबार हालांकि डीमर्जर से जुड़े अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पर यहाँ पर भी 11% की ग्रोथ लेकर ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी उम्मीद यही है। पेपर और एग्री कारोबार यहाँ पर थोड़ी सुस्त ग्रोथ रह सकती है, क्योंकि पेपर बोर्ड पैकेजिंग में 11% की गिरावट की उम्मीद है और एग्री कारोबार देखें तो 14% की गिरावट यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। मांग और मार्जिन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। होटल कारोबार का डीमर्जर है, उस पर भी अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सबको नजर रखनी है सिगरेट वॉल्यूम पर। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 6% की ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए ITC। अब कुणाल जी से एक बार राय ली जाएगी। कुणाल जी बताएं सर। देखिए मेरी राय वही है दीपांशु जो सवेरे थी मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि ITC में कंसोलिडेशन चल रहा है, पैटर्न भी बड़ा अच्छा चार्ट पर बन रहा है और ये अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक सेफ हेवन भी है। तो बाजार में जो उठापटक चल रही है इसमें आमतौर पर इस तरह के शेयर्स में तेजी बनती है और ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर ले जाएगी। और अगर आप एक सेंसस करें अपने घर में जितने भी आजकल ग्रोसरीज के सामान आते हैं तो मैंने देखा इसमें ITC के प्रोडक्ट्स का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल भी आप देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्ट्रांग है और इस कंसोलिडेशन के बाद बाय करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए ITC, अच्छे ट्रेंड में है और खरीदारी करिए, डिप पर आपको मौके मिले। कल वैसे नतीजों पर रिएक्ट करते हुए आपको दिखेगा भी ये काउंटर। आइए एक बार 3-20 की स्ट्रैटेजी भी ले लीजिए एलजी की तरफ से, आज की फाइनल स्ट्रैटेजी, फिर कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 3-20 की स्ट्रैटेजी। $60 पॉइंट नीचे अनिल जी डाउ फ्यूचर्स देखते हैं आज शाम को अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 75 अंकों की वीकनेस दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सुस्त माहौल में है, कोई ऐसी गिरावट नहीं है बट सुस्त माहौल में है। यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, US का हाउसिंग डेटा आज आने वाला है। कच्चा तेल ऊपर है, 3% ऊपर है। इनफैक्ट $93 के करीब कच्चा तेल आ रहा है इस समय, तो इस पर भी रखेंगे नजर कि शाम को कुछ एक्शन होता है कि नहीं। और रुपया 3 पैसे दूर है लाइफ लो से, तो अगर आज शाम डॉलर में मूव आती है सर
तो चिंता वहाँ से आ सकती तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले 3-20 ही हुआ। वैसे भी मैं तो आदत ही 3-20 वाला 3-23-24 तक देने की राय, तो 22 तक। तो 2 मिनट के लिए आप इजाज़त हो तो आशु सर के पास हुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, आशु सर कुणाल जी पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, तो मैं एक बार जरा पूछ लूँ आशु जी। जी सर। अनिल जी, अभी जैसे कुणाल जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोली कि अगर आजकल आप अपना घर में आईटीसी के प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे हैं, देखिए, और जो ग्रोसरी सब आता है, हाँ, उसमें आईटीसी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अनिल जी, उस दिन जब मैं और राकेश जी बोल रहे थे कि वो ब्लिंकिट से ज्यादा आ रहे हैं, डीमैट से नहीं आ रहे, वो चीजें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनका पोर्टफोलियो में है। अनिल जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि बायस नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो के बेसिस पे। बिल्कुल ठीक बात। जितना ध्यान से आईटीसी के प्रोडक्ट देख रहे हैं, उतने ध्यान से ही देखेंगे, और ब्लिंकिट डिलीवरी कर रहा है सारी। 100% बात सही है। और ये एक्चुअली मैंने नोटिस भी किया, कुणाल जी ने तब शुरू किया आईटीसी के प्रोडक्ट ज़्यादा बोला जब से आशु जी ने आईटीसी को रिकमेंड किया। जब आईटीसी रिकमेंड नहीं कर रहे थे आशु जी, तब नहीं मंगवाए प्रोडक्ट। कुणाल जी, यू शुड नॉट बी बायस्ड। बात सही है। सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, अनिल जी मैंने इसका अनिल जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अनिल जी सफाई का मौका तो मिलना ही चाहिए। अनिल जी चाहे कितना ही क्रूर क्यों ना हो जज अनिल जी, सफाई तो मिलनी चाहिए। तो अनिल जी देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो अनिल जी देखिए, मैंने एक सेंसस किया अनिल जी, मैं ही देख रहा था कि कितने प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कंपनियों के आते हैं। तो मैंने देखा है कि डाबर के प्रोडक्ट्स मेरे घर में अब कम आते हैं, अब मेरे घर में आईटीसी ज्यादा आता है। तो ये अनिल जी स्टडी सबको करनी चाहिए। आप भी अपने घर में देखें भाई कितने प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के बढ़ रहे हैं और किसके कंपनी के घट रहे हैं, और उसका आपको शेयर बाजार में भी असर देखने को मिलेगा। तो अच्छे अनिल जी, फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये रिसर्च मैंने की थी जो शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब आशु जी के रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं, बी इट वेरी क्लियर। इस तरह की रिसर्च में तो माहिर हमारे बंसल जी हैं, खुद की क्या दूसरों के घर की भी रिसर्च करके वो बता सकते हैं किसके यहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो बंसल जी, आपकी रिसर्च का रहेगा इंतजार, तब तक आइए 3-20 की स्टडी है। अच्छा, जय भी कुछ कह रहे हैं। जी जय। मतलब क्या घर पे, अपने घर पे तो काम करते हैं राकेश जी, और कहीं भी जाते हैं क्या? देखो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये आपकी सोच है। देखो आपकी, लेकिन आपकी सोच को नमन है जय। कहाँ से मतलब इतनी मतलब नजदीक की सोच जो लोग दूर तक नहीं सोच पाते, आपने तुरंत सोच ली है। बहुत बढ़िया। आइए 3-20 की स्ट्रेटजी 19,700 के नीचे बंद होने को तैयार है निफ्टी, और 19,625-675 की रेंज जो है सपोर्ट रेंज, आखिरी सपोर्ट रेंज उसी में है। तो 19,600 के नीचे नहीं बंद हो रहा, 625 के तब तक अभी तक आप सेफ हैं, ऐसा कोई बहुत खराब नहीं है दीप। तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो या तो आप हल्की फुल्की काट सकते हैं या कल के लिए वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर धीरे धीरे फिसल कर 65 पॉइंट नीचे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पर हैं इजराइल में। अब देखते हैं आज किस तरह के स्टेटमेंट आगे और आते हैं नहीं आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या कुछ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो इसलिए फ्रेश पोजीशन बनाना दोनों तरफ उतना ही रिस्की है। अगर अमेरिका के बाजार थोड़े ऊपर हो गए, कुछ इस तरह के हो गए, तो कल सीधा आप 75-100 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि आज तो दुनिया भर में हम ही अकेले गिरे हैं, करेक्ट। और अगर खराब खबर आ जाए तो आपके लिए ट्रेडिंग रेंज नीचे तोड़कर 19,550 आने में भी वक्त ना लगे। सो आई थिंक नई पोजीशन ओवरनाइट रखना ठीक नहीं है, दिन के दौरान ही आपको मौका मिला। फॉर एग्जांपल आज 840 का ही है, 800 के ऊपर आपको जितनी बार और जितना बेचना था मौका मिला है पूरा ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर। नीचे के सिरे पर अगर कल मौका मिलेगा तो फिर खरीदेंगे, ऊपर के सिरे पर आएगा तो फिर बेचेंगे। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं रखना है। अगर लॉन्ग पोजीशन है, हेज करना चाहते हैं 19,500 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है, हेज करना चाहते हैं 19,800 का कॉल रखें, आपकी मर्जी। बाकी इससे बड़ा मुंह तो आपकी हेजिंग रहे। बैंक निफ्टी 43,900 के आसपास बंद होता था, ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है, 44,000 के नीचे होता हुआ दिख रहा है। अभी जो आपको क्लोजिंग मिली भी थी बैंक निफ्टी में 9 अक्टूबर की, इस महीने की जो सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है वो 43,886 की है, लगभग उसके आसपास आकर आप बंद हो रहे हैं, मंथली लो क्लोजिंग पर जा रहे हैं अक्टूबर महीने। सो आई थिंक वैसे सपोर्ट रेंज में है, लेकिन खरीदने का काम कल करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप लें और कल आपको 43,600 43,800 मिले तो, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और हिम्मत है और कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी लेके जाए, थोड़ा 43,600 अगर नीचे मिले कल तो फिर ले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43,500 का। 43,600 की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ दीप, प्लीज अलाउ मी। 104 ट्रेडिंग सेशन, 104 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं जब आप 43,600 के नीचे बंद नहीं हुए, जो यहाँ से सिर्फ 300 पॉइंट दूर है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन पर आप बैंक निफ्टी में पहुंच रहे हैं। उसके नीचे बंद हुआ तो फिर तो हम बहुत ही खराब बोलेंगे और ज़्यादा लंबे नए टारगेट आएंगे। सो अगर वहाँ पर आप ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर डरेंगे और नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो आई थिंक अभी और 43,600 के लिए हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए बैंक निफ्टी में आपको, ये मेरी राय है। ले रहे हैं अभी 43,500 या 43,600 का पुट खरीद ले, ताकि उससे ज़्यादा कमजोरी अगर हो किसी वजह से तो आपके हाथ में पुट है, बिना पुट किए लॉन्ग मत जाइएगा।
हेजिंग जरूर रखना है, और अगर शॉर्ट है तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं, फिर भी मैं ये कहूँगा 44,200 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर थोड़ा बहुत हेजिंग कर लीजिए, बस ये आपके लिए। ओके, ये है आपके लिए इस समय का मार्केट एक्शन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है या नहीं। बैन से बेनिफिट, कल तो 2 स्टॉक बैन से बाहर निकले थे, आज 10 स्टॉक्स हैं बैन लिस्ट में, क्या कुछ और बदलाव होंगे, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, 10 स्टॉक्स हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? दीपांशु 10 स्टॉक है, लेकिन कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे कम पोजीशंस भी अगर आप देखें तो BHEL की है, वो 81.2% है। समय अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तो उम्मीद नहीं है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी राउंड फिगर 82% के आसपास है, उम्मीद कम है। तो बाहर तो 10 में से कोई नहीं आ रहा, लेकिन लिस्ट बढ़ रही है। एक स्टॉक है जिसकी पोजीशंस बढ़ी हैं, PNB 100% हो गई है, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, 100% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। बायोकॉन ये भी स्टॉक ऐसा है जिसको थोड़ा सा क्रॉस किया, ये 95-96% के आसपास चल रहा है, लेकिन कल पोजीशन इतनी नहीं थी, 70-71% के आसपास थी, तो इसका थोड़ा सा डाउट है कि बैन में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन PNB इसने निश्चित कर दिया कि 100% के साथ बैन में आपको दिखेगा। बाकी के जो 10 स्टॉक्स हैं वो आपको बैन में नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट, ये कुछ बदलाव हो सकते हैं। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक्शन पैक्ड डे रहा। फर्स्ट हाफ में हमने एक्टिविटी देखी, सेकंड हाफ में आपको डल आते देखी। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और बैंक्स पर ही ज्यादा करेक्शन है। 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपके लिए बंद हो रहा है। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक टॉप लूजर्स थे। ICICI बैंक में भी आपने कमजोरी देखी है, कोटक बैंक पर भी प्रेशर था, और नतीजों से पहले इंडसइंड बैंक में भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। बट बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये थे आपके निफ्टी के टॉप लूजर्स। इसके अलावा कुछ दिग्गजों में वीकनेस थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने प्रेशर आते हुए देखा, इसका इंपैक्ट था बाजार पर। L&T आपको कमजोर होते हुए दिखा। TCS, ITC, HUL यहाँ पर भी आपको कमजोरी आते हुए दिखी है। इन्फी भी कमजोर था। खरीदारी सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स में हुई है। चुनिंदा फार्मा शेयर, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स में थोड़ा एक्शन था, सन फार्मा थोड़ा एक्शन दिखा रहा था, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ONGC, मारुति हिंडाल्को, बस यहीं पर खरीदारी थी। बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। कैश मार्केट की तरफ आते हैं, माफ कीजिए, बाकी वायदा कारोबार की कंपनीज की बात करें तो स्टॉक ऑफ द डे सिंजीन आपको 7% नीचे गिरते हुए दिखा है। स्टॉक ऑफ द डे ICICI प्रू में भी थोड़ा प्रेशर था। L&T टेक यहाँ पर नतीजों का विश्लेषण किया था, कमजोरी थी। बायोकॉन के लिए भी खराब खबरें आई हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज आज आपको गिरते हुए दिखाया है। हैवेल्स में आपको वीकनेस दिखी है। BHEL, यूनाइटेड स्पिरिट, सीमेंस, हिंदुस्तान कॉपर, ICICI प्रू, वोल्टास, PNB, अंबुजा सीमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, NMDC, PFC, गोदरेज प्रॉपर्टीज और वोडाफोन यहाँ पर भी आपको नेगेटिव एक्शन दिखाए। पॉजिटिविटी GNFC में थी। इन्फो एज में आपने 2% की खरीदारी देखी है। इसके साथ एल्कम लैब्स पॉजिटिव दिख रहा था। मैरिको, PVR, कमिंस, जी एंटरटेनमेंट, सिटी यूनियन बैंक, IDFC और साथ ही ग्रैन्यूल्स और डिक्सन टेक यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान दिखा है। कैश मार्केट की तरफ आते हैं, और जो हमारा बड़ा खुलासा था ऑपरेशन फर्जी बुल रन, उसका इंपैक्ट आपने आते हुए दिखा है। MMTC पर आपने बड़े कट्स आते हुए दिखे हैं। ITI पर प्रेशर था, वीकनेस इस पर भी आपको आती दिखी। KI, OCL, MRPL, यूको बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं, जो हमने स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट किए थे ऑपरेशन फर्जी बुल रन में। हुडको, इनका ऑफर फॉर सेल शुरू हुआ है। फ्लोर प्राइस है 79, फिलहाल 80 के लेवल पर स्टॉक बंद हो रहा है 11% के बड़े कट के साथ। साइंट में आपने कमजोरी देखी है। जेंजा टेक्नोलॉजीज भी आपको कमजोर होते हुए दिखा था। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन में बड़ी गिरावट है। तांडा प्लेटफॉर्म्स, इंडियन बैंक, KSB, ज्योति लेबोरेटरीज ये भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। फैक्ट यहाँ पर निचला सर्किट तो नहीं लगा, बट हमने हाईलाइट इसे जरूर किया था, करीब 4% नीचे बंद हो रहा है। उसके सामने IRB इंफ्रा 7.5% का बड़ा उछाल था। HDFC ग्लासकोट में आपने खरीदारी देखी है। सुप्रीम पेट्रो, गॉडफ्रे फिलिप्स, ब्लू स्टार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इंटेलेक्ट डिजाइन, KPR मिल्स, क्वेस्टकॉप, एंजल वन और साथ ही पॉलीप्लेक्स यहाँ पर खरीदारी देखी है। ऑल इन ऑल अनिल जी खराब दिन था, और जैसे आपने कहा इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे हम बंद हो रहे हैं। 44,000 का लेवल तोड़कर निफ्टी बैंक आपके लिए 43,900 पर बंद हो रहा है। 500 पॉइंट का कट और 150 पॉइंट का कट निफ्टी पर सर। बिल्कुल, तो हल्के फुल्के नुकसान के साथ भारतीय बाजारों में कमजोरी, लेकिन ऊपरी स्तर से देखेंगे तो नुकसान अच्छा खासा, खास तौर से तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स में माहौल बहुत ज़्यादा खराब ना रहा हो। तो 1.25% नीचे बैंक निफ्टी, 1% नीचे सेंसेक्स और निफ्टी, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी नुकसान रहा है आज के सेशन में। आप देख सकते हैं 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स आपका बंद होता हुआ दिखा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% की रही तो कमजोरी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। ओके,
आइए देश में कुछ आपको बता दें, शो का समापन करें और फाइनल लेवल्स हैं उससे पहले आज शाम का क्या आयोजन है। देश में महंगी और लग्जरी कारों की बिक्री खासा उछाल आ गया है। यहाँ पर कारों की कुल बिक्री की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में महंगी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी 45% के करीब हो गई है। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम महंगी कारों की बढ़ती मांग पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि आखिर लग्जरी कारों की बिक्री आई इस तेजी में क्या वजह है। क्या इसकी वजह फीचर्स और सेफ्टी है या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जो लोग देख रहे हैं अपग्रेड करने के लिए। सही साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी मांग बढ़ रही है तो उसके डिमांड ट्रेंड पर भी होगी बातचीत। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ विंकेश गुलाटी साहब, चेयरमैन फाडा के ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के, साथ ही अरुण मल्होत्रा साहब, पूर्व एमडी निसान इंडिया के, और अविक चट्टोपाध्याय, को फाउंडर एक्सपीरियल के। तो शाम 6 बजे जरूर देखिए महंगी कार बिक्री धुआंधार। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्लानिंग में जितना जरूरी है मुनाफा कमाना, उतना ही जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग। आज बताएंगे पोर्टफोलियो को वो नायाब नगीने जिससे आप संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए पोर्टफोलियो के नवरत्न। हमारे साथ होंगी प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर LXME, और साथ ही हेमंत रुस्तागी साहब, CEO वाइज इन्वेस्ट के। साथ ही हमारा जो बड़ा खुलासा है ऑपरेशन फर्जी बुल रन, जानेंगे कि किस तरह से इन PSU लो फ्लोट वाले शेयर्स को मार्केट में कॉर्नरिंग करके प्राइस मैनिपुलेशन किया है। अगर आपने दोपहर को शो मिस कर दिया तो शाम 7 बजे और उसके बाद शाम 10 बजे जरूर इसका रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर जो गाजा में आ रही है, अस्पताल हमले के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जताया है और जिम्मेदारी तय करने की अपील की है। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो बाइडेन इजराइल के साथ ही जॉर्डन जाकर इजिप्ट और फलस्तीनी सरकार के साथ जो समाधान निकालने चाह रहे थे वो प्लान अब चौपट हो चुका है। तो सवाल अब बनता है कि आगे गाजा में क्या होगा। क्या ये युद्ध ऐसे ही चिंता का विषय बने रहेगा? कब रुकेगा, कैसे रुकेगा और कैसे निकलेगा, इसका समाधान होगी चर्चा। इंडिया 360 हमारी कवर स्टोरी, गाजा का मैदान कैसे निकले समाधान, आज शाम 8 बजे। ओके, तो ये है आज के शाम के खास आयोजन। आइए बढ़ते आगे और अब विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, सुमित जी, आप चारों का धन्यवाद। सचिन जी, हिमांशु गुप्ता साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। फाइनल क्लोजिंग 140 अंकों के नुकसान के साथ 19,671 पर आती हुई निफ्टी में 551 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स हुआ है बंद। वही 520 अंक नीचे 1.25% के आसपास कमजोर होता हुआ निफ्टी बैंक 43,888 के आसपास। समाचार समाप्त हुए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय है तैयार कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाते हुए। मृत्युंजय की टाई भी काफी गोल्डन है, थोड़ी बहुत मेरी भी है। गोल्ड के हाल क्या है मृत्युंजय? बिल्कुल सर, और टाई से गोल्ड का हाल मैच कर रहा है सर। वेरी नाइस। और मतलब बहुत अच्छी तेजी है और इस वक्त गोल्ड में करीब 600 रुपए की मजबूती है। ओके, और गोल्ड अब किसी भी वक्त, तो जो हमारे दर्शक है हमारी ग्रीन और रेड टाई से अगर अंदाजा लगाते हैं कि हम मार्केट लाल या हीरा, तो कृपया करके मृत्युंजय की टाई से भी अंदाजा लगाए। जिस दिन गोल्डन टाई पहन के आए समझ लीजिए आज गोल्ड में तेजी का दिन है। तो बिल्कुल सर, किसी भी वक्त गोल्ड अब 60,000 के स्तर को छू सकता है। 59,800 के ऊपर आ गया है, मतलब 60,000 में अब 200 रुपए से भी कम की तेजी बची हुई है। तो अब क्या आपको 60,000 के टारगेट के लिए अभी गोल्ड ले लेना चाहिए?